संघर्ष में दिवस आजाद करना और आपको बता दूं कि ये किसान चौपाल हम उत्तर प्रदेश कृषि विभाग भारत एग्रीकल्चर सिंचाई एंड न्यू हॉलैंड और कृषि विभाग उत्तर प्रदेश के सहयोग से चलाते हैं। साथ में आर्या फाउंडेशन के सहयोग से दिल्ली के किसान चौपाल आज आयोजित कर रहा है, जिसमें हम आपको वायु फसल प्रबंधन और अपनी कृषि तकनीक पर तमाम जानकारियां देंगे, विशेष चर्चा होगी, तमाम बातें होगी और ऐसी उम्मीद मैं करती हूँ कि आप सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और नोट में आपको दी गई है और सीखी दी गई है ताकि आप तमाम जानकारियां नोट डाउन कर सकें और जब स्पीकर्स बोलेंगे आपको ध्यान से सुनना है, तमाम जानकारियां आपको नोट करनी है। स्पीकर्स की स्पीच खत्म होने के बाद एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, जो भी किसान सही जवाब देंगे उन्हें दिल्ली की तरफ से एक इनाम दिया जाएगा। तो मैं अपने मेहमानों का स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम में। एक बार सबका ताली के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कार्यक्रम में स्वागत करना चाहूंगी रामकृपाल चौधरी सर सीईओ परिवहन उत्तर प्रदेश से सेल्फ कैंपस पर आया। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम का। तालियां बजाते हैं हमारे साथ मोदी करते हैं बीटी प्रकाश उत्तर प्रदेश के सलाम भी स्वागत है कार्यक्रम में। हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल कुमार हैं साइंटिस्ट और विज्ञान केंद्र अमरोही कन्नौज से सलाम भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हमारे साथ दिव्या को करने राजेश कुमार सर सलाम भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हमारे साथ अमर सिंह सर हैं डॉक्टर अमर सिंह साइंटिस्ट हॉर्टिकल्चर विज्ञान केंद्र अमरोही कन्नौज से सलाम भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मैं स्वागत करना चाहूंगी मिस्टर नमन चौहान जी एरिया मैनेजर सीएचआई न्यू हॉलैंड से, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मैं स्वागत करना चाहूंगी मिस्टर मनीष यादव सर्विस इंस्पेक्टर से, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सुनील रईशी सर हैं हमारे साथ रीजनल मैनेजर कृषि एमएनए यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड से, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ विकास सिंह सर हैं डायरेक्ट मैनेजर इंडस्ट्री से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मैं स्वागत करना चाहूंगी यशराज जी प्रभुल एमपीओ से, एमपी है प्रभुल एमपीओ से, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और तरीके से स्वागत है आपका तमाम जो आज की तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मैं चाहूंगी कि एक छोटा सा संबोधन वीडियो सर ने हमारे किसानों को संबोधित करें, मार्गदर्शन करें, उसी विषय में वीडियो मंडली चाहते हैं क्या कुछ मूल मंत्र होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद घोषण करें। सर्वप्रथम मैं यहाँ उपस्थित अन्नदाता किसान का सभी को नमस्कार करता हूँ। इस देश में दो ही लोगों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, एक किसान दूसरे जवान। एक देश की रक्षा कर रहे हैं, दूसरे अपने मेहनत से अन्न पैदा करके पूरे देश को खिला रहे हैं। यहाँ उपस्थित इस कार्यक्रम में इसके सौजन्य से यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है हमारे पीडीए साहब, उनकी पूरी टीम, यहाँ उपस्थित किसान बंधु, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि वर्तमान सरकार बनने के पहले दिन से ही एक नारा रहा है कि हम किसान की आय को दोगुना करेंगे। आप जानते हैं साक्षात भगवान हमारे सामने तो नहीं आते हैं, लेकिन किसी कष्ट के निवारण के लिए किसी न किसी रूप में हमारी आपकी सहायता कर लेते हैं। ऐसे वर्तमान समय में हमारी सरकार है कि प्रथम दिवस से ही किसानों की आय दोगुनी कैसे की जाए, उसके लिए न केवल सरकार के सहयोगी सभी वैज्ञानिक और अधिकारी इस कार्य में बराबर लगे हुए हैं। सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे आज आप बैठे हैं किसान चौपाल में। किसान चौपाल का आयोजन
जो किया जाता है महीने में कम से कम एक बार, उसमें विभिन्न प्रकार की आपको जानकारियां दी जाती हैं। जैसे रबी का सीजन चल रहा है, रबी के सीजन में जो भी रबी की फसलें हैं, उन फसलों के बारे में विस्तृत रूप से आपको वैज्ञानिकों द्वारा बताया जाता है। फसल बोने के पहले मिट्टी की जांच कैसे की जाए, बिना मिट्टी के जांच के कोई भी फसल ना बोई जाए। आप जानते हैं हमारे मिट्टी में जो हमारी फसलें हैं उनकी देखरेख के लिए 16 प्रकार के तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम इत्यादि। लेकिन जिस प्रकार हमारे शरीर में किसी न किसी तत्व की कमी होने से हमारी शरीर रोगग्रस्त हो जाता है और अच्छा इसमें निखार और डेवलप नहीं हो पाता है, उसी प्रकार हमारी मिट्टी में किसी भी तत्व की कमी हो जाने से हमारी फसल उतनी अच्छी नहीं हो पाती है जितना आप अपेक्षा करते हैं। अभी आप वैज्ञानिकों द्वारा आपको इस पर प्रकाश डाला जाएगा और आपको बस उस पर अमल करना है। मिट्टी के जांच के बाद कौन कौन सी खादें डालनी है उस पर विशेष गौर करिएगा। हमारी सरकार, वर्तमान सरकार, पहले आप देखिए चाहे रबी हो या खरीफ, फसलों में बोने के लिए बीज की उपलब्धता बहुत ही दुर्लभ हो जाती है। आज बीज की उपलब्धता सरकार ने, वर्तमान सरकार ने प्रयोग किया, सब्सिडी दिया, लेकिन पहले पैसा आप जमा कर देते थे, फिर आपकी सब्सिडी बाद में वापस आपके खाते में जाती है। लेकिन अब की बार से सरकार ने ये देखा कि हमारे किसान बंधुओं को इसमें दिक्कत हो रही है और किसान बंधुओं को ये विश्वास नहीं रहता था कि वो उनका जो सब्सिडी का पैसा कब आएगा वो इंतजार करते रहते। सरकार ने इस बार उसे खत्म कर दिया। क्या किया? केवल जो कृषक अंश है वो आप जमा करेंगे, सब्सिडी का पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा और आप बीज लेके जाएं। सारे प्रकार के बीज हमारे बीज गोदाम में उपलब्ध हैं, आप कृपा करके वही बीज का प्रयोग करेंगे, इधर-उधर के बीज ना प्रयोग करेंगे, सर्टिफाइड बीज का ही प्रयोग करेंगे। पहला काम ये किया सरकार ने। आप देखिए अभी पुरानी बीज बोइए, उसका उत्पादन घट जाता है, कितना भी आप खाता है, इसलिए शोधित बीज ही आप प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए पहले क्या होता था कि आपको जो कृषि यंत्र मिलते थे आपको जुगाड़ करना पड़ता था, फलाने अधिकारी से, फलाने नेता से किसका जुगाड़ लग जाता था, उसी को कृषि यंत्र मिलते थे। लेकिन अब नहीं ऐसा। आपको देखिए जब भी कृषि यंत्र आते हैं आप कोई भी आपके सिस्टम से आप अप्लाई कर दीजिए और आप घर पर बैठे रहिए। जनपद में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में ई-लाटरी होती है, जितने लोग अप्लाई करे हैं किसी के सोर्स सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। बिना सोर्स वाला आदमी भी ई-लाटरी से अपने कृषि यंत्र पा जाएगा और सिफारिश वाला कोई यंत्र नहीं पाएगा। तो सबके साथ किसान, सभी किसानों के साथ सरकार द्वारा समान व्यवहार किया जा रहा है। ऐसा नहीं जिसका सोर्स नहीं है वो नहीं पाएगा। सरकार सबको एक समान मानती है। सरकार के लिए सभी लोग, सभी जात धर्म के लोग एक जैसे हैं, इसीलिए जितना भी हमारे कृषि यंत्र उपलब्ध हैं वो आपको समानता की दृष्टि से आपको ई-लाटरी के सिस्टम से दिए जा रहे हैं। अभी देखिए इस जनपद में आप देख रहे हैं कि तमाम पेपर और समाचार पत्रों के माध्यम से खाद की हाई तौबा मची हुई है, लेकिन जनपद में हम लोगों ने, जिलाधिकारी महोदय ने इतना प्रयास किया है कि हाई तौबा नहीं मचने दिया है। उसका कारण क्या है? आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश में कई देश इस समय युद्ध कर रहे हैं, जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो हमारा जो खाद आता है हमारे प्रदेश के कई देशों से रॉ मटेरियल आता है, जैसे रूस से आता था, यूक्रेन से आता था, इजराइल से आता था, सूडान से आता था। तो कई जनपदों से जो हमारे कच्चे माल आते थे और हम उसको खाद बनाते थे, ऐसे लगभग 50% रॉ मटेरियल हमारे नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन फिर भी सरकार एक प्रकार है हमारे किसानों को खाद की कमी ना होने पाए उसके लिए प्रयासरत है। और आप देखिए, मैं आपके
अपने जनपद की बात करता हूँ, अपने जनपद में ये कोशिश की गई है कि किसी को खाद की किल्लत नहीं आएगी। बराबर उसको छापेमारी करके कुछ लोग मिक्स खाद में, जैसे अभी हम लोगों ने एक जगह छापा डाला, पता चला कि उसमें सुपर फास्फेट मिला करके डाई बना रहे हैं। उन सबको पकड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं और सभी सरकारी गोदामों के माध्यम से सप्लाई कर रहे हैं। तो कृपया करके ज्यादा से ज्यादा देसी खाद भी डालें, गाय का प्रयोग कम से कम करें, क्योंकि यहाँ के लोग ज्यादा डाल देते हैं। तो राय मशवरा करके, हमारे वैज्ञानिक ढंग से राय मशवरा करके ही आप खाद का प्रयोग करें। ज्यादा खाद न डालें, उससे नुकसान करेगा। जैसे अभी आपको लगेगा कि दूध बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हमारी आपकी क्षमता एक गिलास पीने की है, लालच में 1 लीटर पी जाएगा तो क्या करेगा? आगे पीछे दोनों बर्बाद कर देगा। तो वही हाल खेती का है कि किसान उतना खाद डाले जितना हमारी खेती मांग रही है। पता चला 1 बोरा हमें 1 एकड़ में डालना, उतने डालिए 4 बोरा डालिए। ठीक, तो खाद की उपलब्धता, बीज की उपलब्धता, कीटनाशक से इस यंत्र की उपलब्धता, ये सारी चीजें उपलब्ध कराई गई। देखिए अभी पास के माध्यम से हम लोगों ने अब किसान का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, सभी लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अभी यहाँ बताया जाएगा, हमारे जो विशेषज्ञ लोग हैं अभी आप लोगों को इस बारे में बताएंगे, तो आप लोग उसे ध्यान से सुनेंगे। सरकार सारे किसानों का रजिस्ट्री करके ये चिन्हित करना चाहती है कि हमारे देश में, हमारे जनपद में कितने किसान हैं, किस किसान को क्या उपलब्ध कराना है, क्या आवश्यकता है, उसको उसी के माध्यम से आपको एक फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो ये मेरे स्तर की मुख्य बातें रही हैं। सारी बातें अगर हम बता देंगे तो हमारे वैज्ञानिक है, विद्वत हैं, उनको आप ठीक से सुनेंगे नहीं। मेरी शुभकामना, आप सभी लोग आए हैं इस चौपाल को अच्छे ढंग से मन लगा के सुने। हमारे जो भी विद्वान करता इसको बताएंगे, उसको आप सभी लोग सुने। आप सभी लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, तमाम जानकारी देने के लिए और समय निकालकर हमारे किसानों को संबोधित करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मैं न्यूजीलैंड से डायरेक्टली मैं आपका कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट कहता हूँ। और इस समय कन्नौज में तिरवा के अंदर हमारे नए ट्रेनर आए हैं, जो कि ट्रैक्टर के सभी से लेके सभी से ट्रैक्टर हमारे न्यूजीलैंड बनाता है। सुबह सुबह के हल्के अंधेरे में जब इसकी रोशनी रास्ता दिखाती है, नजरें सारी मुझ पर टिक जाती है। जब खेतों में इसका दम दिखता है, सबको लगता है मेरा ही सिक्का चलता है। अपनी बेमिसाल तकनीक से जब ये खेती का सारा भार उठाता है, तो हर किसी को मेरा कमाल नजर आता है। डूबे खेतों में आगे पीछे जब ये बड़े आराम से निकलता है और अपनी दमदार ताकत के आगे कुछ टिकने नहीं देता है, तब लोगों को मेरा अनोखा अंदाज दिखता है। हर खेत में इसकी मक्खन सी रफ्तार देखकर सबके मुंह से बस एक ही बात निकलती है, वाह हीरो। क्योंकि इस हीरो को हीरो ये साथी बनाता है। ताकत ऐसी
जिस पर हर असली हीरो करे विश्वास। न्यू हॉलैंड, असली हीरो की असली ताकत। 50 से ऊपर हमारा CID इंजन में आता है, इसमें 56 बीज और 56 बीज आता है। यहाँ पे आलू के किसान सबसे ज्यादा जो कि तेरह टायर यूज करते हैं। आलू की गड़ाई, आलू की बुआई और आलू की ये तेरह ट्रैक्टर सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। इसमें हमारा 30-32 जो कि तेरह टायर में आता है और 31-30 ट्रैक्टर जो कि तेरह टायर में आता है। यहाँ पे हमारे डीलर जो यदुराज चौहान है, ये बीज से लेके सभी चीज उपलब्ध कराते हैं। बीज, खाद, ट्रैक्टर सभी चीजें इनके पास उपलब्ध है। इस समय जो हॉलैंड ट्रैक्टर सब नोएडा प्लांट है और ग्रेटर नोएडा है। 3 प्लांट इंडिया के अंदर है जो हॉलैंड के। एक आपका ग्रेटर नोएडा में है, एक नूतनपुरा MP में है और एक पूरब में है। यहाँ पे उनका R&D सेक्टर है जो कि हमेशा इंजन पे हमेशा रिसर्च करते रहते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर हमारे 49 है इंडिया के अंदर। और हमारी जयराम कूलर ट्रैक्टर तिरुवा में यहाँ पे सभी प्रकार के चाहे 20 से लेकर 120 तक का ट्रैक्टर उपलब्ध है। 105 का ट्रैक्टर हमने अभी लॉन्च किया है जो कि CID इंजन में है। ये बड़े किसानों के लिए ट्रैक्टर हमने लॉन्च किया है। इस समय हम तिरुवा में हमने युवराज की है और हमारे एमडी साहब है, इनके माध्यम से हमने ट्रैक्टर लाइसेंस डिलीवर किए हैं। इस समय सब्सिडी की स्कीम भी चल रही है और हॉलैंड की तरफ से हमने एक और स्कीम लॉन्च की है। इससे किसान, जो भी किसान आज से लेकर 30 तारीख तक अगर ट्रैक्टर खरीदता है, नवंबर मंथ के अंदर 1 साल तक की सर्विस हॉलैंड के किसानों को फ्री देंगे। पूरी 1 साल तक की सर्विस फ्री देंगे जो भी किसान आज से लेकर 30 तारीख तक हमारा ट्रैक्टर खरीदेगा। इस समय दिसंबर मंथ के लिए हमारे यहाँ किसानों को नोएडा प्लांट विजिट के लिए नाम लिखा जा रहा है। आप काउंटर पे अपना नाम लिखवा दीजिए। किसी को भी प्लांट की विजिट करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ नहीं देना है। 1 दिन का प्लांट विजिट और 1 दिन का दिल्ली दर्शन कंपनी की तरफ से, ओरिजिनल महोदय की तरफ से दिया जाएगा। आप 20 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच में आपको तारीख बता दी जाएगी। आप हमारे काउंटर पे नाम लिखवा दीजिए, कोई भी विजिट का नाम आपको बताएंगे। इस समय आज अगर कोई बुकिंग कराता है कस्टमर तो उसको 10,000 रुपए का सीधी छूट दी जाएगी। अगर आप कोई बुकिंग कराता है इस महीने के लिए 10,000 रुपए हो और हमारी 1 साल की सर्विस पूरी। धन्यवाद। आप बताइए न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर कितने तक का आता है? जी जी बहुत बहुत बधाई। आपको बिल्कुल सही जवाब है आपका। आइए सर, आइए सर। तो कोई भी किसान भाई हमारे प्लांट में विजिट करना चाहता हो या ट्रैक्टर का बुकिंग कराना चाहता हो तो हमारे काउंटर पर अपना नाम लिखवाइएगा। 1 साल तक की सर्विस आपको फ्री दी जाएगी। आज से लेकर 30 तारीख तक आप ट्रैक्टर लेते हैं और आज 10,000 रुपए का सीधा आपको छूट की जाएगी। तो जल्दी आप करते हैं और जैसा कि हम सही जानते हैं कि मिट्टी हमें बहुत कुछ देती है, हम मिट्टी को क्या देते हैं, किसी को पोषण भी नहीं देते, इसकी उसको जरूरत होती है। किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है मिट्टी, मृदा का स्वस्थ रहना। ठीक जैसे हमारी और आपकी सेहत जरूरी होती है, वैसे ही मिट्टी की सेहत भी जरूरी होती है। यदि मिट्टी स्वस्थ रहेगी तो कल शायद हमको और आपको अस्पताल जाने की जरूरत ना पड़े। तो जरूरी है कि अपने स्वास्थ्य से पहले हम मिट्टी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें ताकि हम भी स्वस्थ रहें, क्योंकि उसी का उपजाऊ अन्न हम खाते हैं। तो इस विषय पर तमाम जानकारियां देने के लिए और सॉइल टेस्टिंग का क्या महत्व है ये बातें बताने के लिए खाद उर्वरक जो आप अपनी फसलों में डालते हैं वो किस तरीके से डालने चाहिए, क्या अनुपात होना चाहिए, बहुत से कम बहुत से ज्यादा, दोनों ही इंसान को कुपोषित करते हैं। ठीक जैसे ही हमारी मृदा को भी कुपोषित करते हैं। तो मिट्टी में कितने खाद और फर्टिलाइजर की किस फसल के लिए जरूरत है और क्या सॉइल टेस्टिंग यानी कि मृदा परीक्षण का महत्व है, ये तमाम बातें बताने के लिए हम मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर राजेंद्र कुमार सर को, साइंटिस्ट सॉइल हेल्थ कृषि विज्ञान केंद्र कलौजी कलौज से। सर प्लीज मंच पर आएं और हमारे किसानों को इस विषय से अवगत कराएं। सवाल में उपस्थित जनता के बहुआयामी प्रतिभा के धनी परम श्रद्धेय मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जनपद में
कृषि के क्षेत्र में बहुत ही सर्वोत्तम कार्य कर रहे हमारे जनपद के आदरणीय डिप्टी डायरेक्टर साहब, जिला कृषि अधिकारी महोदय, हमारे जनपद कृषि विज्ञान में काम कर रहे डॉक्टर अमर सिंह पूरी कर्मचारी साहब, हमारे जहां भी कृषि की बात आती है, जो भी हमारे प्राइवेट सेक्टर है, धनबाद के हमारे यादव जी, महिंद्रा समस्त प्राइवेट सेक्टर से जो हमारे इस कार्यक्रम कर रहे हैं और पूरे जनपद के विभिन्न विकास खंडों से हमारे सम्मानित किसान भाइयों, माताओं, बहनों, प्यारे प्यारे बच्चे, प्रेस मीडिया के जो हमारे प्रतिनिधिगण हैं, मैं आप सभी को इस टीवी पर आयोजित कार्यक्रम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। अभी हमारे श्रद्धेय श्री साहब ने कहा भी अन्नदाता, तो किसान भाइयों के लिए मेरा एक हमेशा संबोधन रहता है, वो अन्नदाता नहीं, वो सर्वदाता है। क्योंकि हम किसानों के बीच में काम करते हैं, हम पानी भी आपका खाते हैं, पीते हैं, खाना भी आपका खाते हैं, आपके साथ जमीन नीचे तक देवी खेत भी करते हैं। आपसे पास में जाकर के हम पूरी आपकी समस्या को भी देखते हैं और उनका जो भी उचित विधान होता है उसका बात करते हैं। और कहा भी गया है, रामकुमार भगवान ने लिखा हुआ है कि हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं मिट्टी से किया गया, हे किसान देवता आपको बार बार इन सारी चीजों की बात है लोगों के बीच में जो कृषि की मूलभूत चीजें होती है। हमारा विभाग है, कृषि विभाग है, खाद, बीज, पानी और चौथा साधन लगाने के लिए होता है तकनीक। बस अगर ये चीजें आपको समय उपलब्ध हो जाए तो मुझे नहीं लगता है कि फिर भी और फिर एक और पांचवा जो दिया जाता है मार्केटिंग। अगर मार्केटिंग अच्छी तरीके से सही हिसाब में हमें मिल जाए तो किसी भी उत्पाद को बेच करके हम अपना अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा विषय है प्रजातंत्र, जैसा मैडम सदा सिंह ने कहा कि हम सभी लोग इस समय दो चीजें हमारे जनपद में, हमारे प्रदेश में बहुत ज्यादा चल रही है, टाइफाइड, मलेरिया और डेंगू, चिकनगुनिया। आपको भी जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो हम पीएससी, सीएससी या जिला चिकित्सालय या जो हमारे मंडल मुख्यालय पे होते हैं वहां पर हम जाकर के चिकित्सा कराते हैं। जब आप चिकित्सक के पास जाते हैं तो चिकित्सक पहला काम करता है डायग्नोसिस, जांच, उसे ये निर्धारित करता है कि आपको डेंगू है, चिकनगुनिया है, टाइफाइड है, मलेरिया है, किस तरह का आपको फीवर है और उसका अलग अलग कंडीशन क्या है। जांच के उपरांत वो तय करता है कि आपको है क्या, फिर इसके बाद वो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। सुबह खाली पेट, फिर खाना खाने के नाश्ता के बाद, फिर खाने के बाद फिर दोपहर, फिर तो शाम को समय, फिर सोते समय जो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है हम उसको फॉलो करते हैं। उसके साथ हम बाकी ये अपना कार्रवाई निश्चित करते हैं और हमें लाभ मिल जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब खेती की बात आती है तो खेती का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू होती है किसी भी फसल को बोने के पहले आप सब तैयारी कर लेते हो, कितना बीज लगेगा, कितनी खाद लगेगी, बीज चलेगी, डीएपी लगेगा, क्या क्या लगेगा, सारी मैनेजमेंट कर लेते हो। इसके बाद बुआई का कार्यक्रम प्रारंभ करें। हमारा खाना क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल्स जो खाते हैं। हमारी मिट्टी का खाना क्या है? हमारी फसल को पूर्ण रूप से उत्पादन प्राप्त करने के लिए करीब 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है।
इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, मैंगनीज को इस तरह से सारी चीजें की जरूरत पड़ती है। पर हम कर सकते हैं कुछ चीजें ऐसी जो वातावरण से मिलती है, कुछ चीजें ऐसी जो पानी से मिलती है, कुछ हम हाथ से देते हैं, कुछ रिसोर्सेज से मैनेज करते हैं। अब एक बात आती है, एक उदाहरण के तौर पर चूंकि आज हमारे पास 60-70 हजार एकड़ एरिया पे आलू है, हम 1 लाख के लगभग टच कर जाएंगे तो हमारे पास काट रहे हैं। आलू की पोषण की बात, दो चीजें अभी हमारे आदरणीय सीओ साहब ने कही थी कि देश की रक्षा और देश का पोषण। देश की रक्षा में हमारे किसानों का योगदान है, जो किसान का जीवन का पाठ है। और दूसरी जो सबसे बात आती है पोषण, तो देश के पोषण का जो सबसे असली रोल मॉडल है वो आप है, वो हमारे समाज किसान भाई है। इस चीज को कोई झुठला नहीं सकते। हम फ्लैट में रह रहे हैं, हमारे फ्लैट में 70 परिवार रह रहे हैं, वहां हम न धान कर सकते, न गेहूं कर सकते, न आलू कर सकते, वो सब आपके तो सुरक्षा और पोषण दायित्वों के साथ साथ फसल पोषण। अब जो हमारी फसल है लगभग 70-80 से 1 लाख एकड़ एरिया पे हम आलू हो रहा है। अब दो तीन चीजें महत्वपूर्ण जो आपने नोट भी कर लीजिएगा, एक पे रख भी लीजिएगा। नंबर 1, आलू में जो पोषक तो है, जो संतुलित मात्रा है, वो है 180 से 200 किलो नाइट्रोजन, फास्फोरस 80 से 100 किलो और पोटास 100 किलो। ये संतुलित मात्रा है। अगर जो हमारी प्रसंस्करण वैरायटी है, जैसे सोना, नेचुरल सोना, टूवा, साइज सोना, इस तरह की जो वैरायटी है, उनकी जो पोषण की मात्रा है वो डिफरेंट है, वो ज्यादा जरूरत पड़ती है, लंबा समय लगता है और ज्यादा पोषण की जरूरत है। तो उसके लिए नाइट्रोजन है 260 से 70 किलोग्राम जी, फास्फोरस की जरूरत है 80 से 100 किलोग्राम और पोटास लगभग 150 किलोग्राम की जरूरत पड़ती है। अब ये मात्रा का निर्धारण तय हो गया कि हमारी फसल इससे बढ़िया उत्पादन देगी। अब हम ये निर्धारण कैसे करें? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप इस केवल केमिस्ट्री को समझ लो। अब आपके बाजार में जैसे अभी आपने देखा कि एनपीके की चर्चा लेकिन लोग आ गए, अरे सब हम डालेंगे तो एनपीके डालेंगे, हमें एनपीके मिक्सर से नहीं मिलता है, तो आप ये भी बना लो। बड़े से बात होता है, आप ये भी कैसे बना सकते हो? जैसे मार्केट में आपके पास यूरिया है और सुपर है, एसएसपी। अगर ये दोनों चीजें हमारे मार्केट में है तो डीएपी हम कैसे बना लेगा, कैसे बना लेंगे? वो कैसे? डीएपी होता है 18% नाइट्रोजन और 40% फास्फोरस। सभी अवगत है, कोई लिखा है आप सभी अवगत है। यूरिया को 40% नाइट्रोजन केवल एक तक होता है, तो आप नोट कर लो, एक बैग डीएपी बराबर कैसे तैयार कर लोगे? एक बैग डीएपी बराबर 20 किलो यूरिया और 140 से 44 किलो सुपर मिला दो, डीएपी तैयार हो गई। तैयार डीएपी। इस डीएपी की गुणवत्ता क्या है? इसमें 12% सल्फर चला गया। अब आप बोले तो सल्फर देने की जरूरत नहीं, कीमत कितनी है? दोनों ही एक डीएपी पे लगभग आपको 13.5 से 14-14.5 रुपए की मिल रही है। हमारी डीएपी की मात्रा और सुपर की मात्रा जोड़ लो, केवल हमारे पास 100-200-500 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन उसके साथ भी डाल क्या है? 12% अलग से आपको सल्फर दे रहा है, तो आलू की फसल में सल्फर देने की कोई आवश्यकता नहीं, गेहूं में देने की जरूरत नहीं है, सब्जी को देने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास इस बात का निर्धारण कैसे करेंगे? अगर हमारे पास केवल यूरिया डीएपी है या एनपीके मिक्सचर है, यूरिया डीएपी तो आप डालते हो, तो एनपीके मिक्सचर कैसे डालोगे? हमने कैलकुलेट किया है, 1 हेक्टेयर और 1 बीघा और दोनों की हमने
कीमत भी जोड़ी है। आप चाहे तो लोड करेंगे, कभी परेशान मत होना। हमें केवल ये देना है कि इनको तक जरूरत क्या है, हमें उसमें नहीं जाना। हमें प्रोटीन, जैसे मान लीजिए हमें आपको प्रोटीन खिलानी है तो प्रोटीन चाहे अंडा से दे दे, चाहे दाल से दे दे, चाहे पनीर से दे दे, चाहे दूध से दे दे। और दालों में सबसे अच्छा प्रोटीन होती है वो 56% प्रोटीन होती है और इजी टाइप की होती है। तो हमें तो प्रोटीन चाहिए ना, वो चाहे मीट से आए, चाहे अंडे से आए, चाहे दाल से आए, चाहे पनीर से आए, हमारा सोर्स क्या है? प्रोटीन। ये अपनी लाइफ है, आप इससे लाइफ करते हो। इसी तरह से जो एनपीके की चाहे आप नोट कर लो, मात्रा नोट कर लो, हमें कैलकुलेट करिए, आप अपनी इसी हिसाब से यूज करिएगा। पूरा हमने एक चार्ट बनाया है, अगर एपी यूरिया है तो उससे कितनी मात्रा आपका बता देंगे, और अगर हमारे पास 12, 25, 16 एनपीके की है तो उससे कितनी मात्रा डालें, तो कैलकुलेट है, आप कैलकुलेट डालिए है तो आप नोट कर लीजिए। अगर 12, 25, 16 हमारे पास है मार्केट में और हमें इससे अपनी पसंद का विकल्प करना रखा जाता है तो कैसे करेंगे? आप देखिए, यूरिया जो हमारे पास आएगी वो नोट कर लो 352 किलो, पूरी हेक्टेयर की मात्रा 12.5 बीघा की, 12.5 बीघा कर दिया, बीघा भी मिला एक हेक्टेयर में कितनी देना? 350 किलो। डीएपी देनी है 220 किलो, ये भी हेक्टेयर की बात है 12.5 बीघा। और पोटाश देनी है 170 किलो, 12.5 बीघा। अब 1 बीघा नोट कर लो, 25 से 30 किलो यूरिया। पोटाश देना है आपको, ये तो हम लोग ऊपर वाली मात्रा आ रही थी, ये हमारे बीघा डीएपी पोटाश की है, ठीक है। अब ये बीघे की तरह नोट करो, अगर ये डीएपी पोटाश है इसकी बीघा में लिखो, बीघा में लिखो, बीघा में हम लोग लिखा देते हैं, बीघा में लिखो 25 से 30 किलो यूरिया, 18 से 20 किलो डीएपी और 14 से 15 किलो पोटाश, ये बीघा है। यहां बीघा का मतलब होता है 800 स्क्वायर मीटर, यहां बीघा का मतलब 800 स्क्वायर मीटर और 1 हेक्टेयर का मतलब 10,000 स्क्वायर मीटर और 1 एकड़ का मतलब 4,000 स्क्वायर मीटर। तो यहां का जो बीघा छोटा है वो केवल 800 स्क्वायर मीटर का है, इसीलिए 12.5 बीघा बराबर 1 हेक्टेयर जाता है, ठीक है। तो किलो तो नहीं है। अब नोट करो एनपीके, अगर 12, 25, 16 है तो कैसे मार्केट से लेकर के कैसे हम डालेंगे एनपीके में? अगर हमारे पास 12, 25, 16 है तो यूरिया 356 किलो का, क्योंकि उसमें 40% है और इसमें 12% जा रही है, आप समझ रहे हो? उसमें 40% है, एनपीके में तो 12% है, इसलिए इसको बढ़ने लगा 356 किलो। पोटाश देनी है 85 किलो। अब अतिरिक्त एनपीके जो डालेंगे उसके अतिरिक्त में देना है 85 किलो पोटाश देनी है और डीएपी का मतलब बीघा हो गई। अब ये बीघा का करना है, डीएपी टोटल मिक्सचर हमारा जाएगा 313 किलो। हमें 1 हेक्टेयर के लिए अगर हमारे पास 12, 25, 16 का हमारे पास एनपीके मिक्सचर है तो पूरे खेत में हमें 300 किलो, 300 किलो मतलब 6 में 300 हो गई, 300 किलो का मतलब हो गया 3 हो गया तो 300 किलो का मतलब 3 गुणे 6 हो गई एनपीके। हमें एक समान डालना है, कोई नहीं पूछना है, जब भी आलू काटने जा रहे हो तो पूरे खेत में एक तरफ से लिखे दो। अब हमारे एनपीके का काम खत्म, अब हम उसकी जो स्टेट मात्रा का मिलाव करेंगे वो हमारे पास है। नोट कर लो, यूरिया हमें देनी है फिर भी 356 किलो और पोटाश की हमने डीएपी को से कन्वर्ट कर दिया, डीएपी पूरा कर दिया। अब पोटाश को देना है 85 किलो, 12.5 बीघा में, ये अलग से देना चाहिए, कुछ 12% इससे भी बढ़ाई मात्रा है इसमें। और अब बीघा में कर लो, बीघा में आ गई आपकी 28 से 30 किलो यूरिया, 1 बीघा में कर देंगे। एनपीके में चलो 300 किलो डाल दिया, उसके अतिरिक्त में बीघा करना इससे। और पोटाश देना है 7 किलो बीघा, कितना देना है? 7 किलो बीघा। बस ये हमारा पूरा बैलेंस, इसको हम लोग बोलते हैं संतुलित उर्वरक प्रयोग, आलू के उत्पादन में संतुलित उर्वरक प्रयोग। उसके लिए ये बिल्कुल कंप्लीट यूज है।
अब इसमें देखेंगे हमने एक और काम किया, हमने कहा ना ऐसे किसान को न लो कॉन्फिडेंस में, हमने दोनों की कीमत लो, दोनों की कीमत सुनो। जब हमने अपने आलू 1 हेक्टेयर में डीएपी, पोटाश और यूरिया से मात्रा डाली तो हमारी कितनी कीमत आई? 13,322। हमारी कितनी लागत आ गई थी? 13,322। जब हमने यूरिया, डीएपी, पोटाश से मात्रा डाली और जब हमने 12, 32, 16 से मिलाया तो हमारी कितनी आ रही है? भैया देख लो भैया, कितना अंतर है, कितना अंतर है। हम डीएपी के पीछे क्यों पड़ेंगे? आप पढ़े लिखे हो ना, आप तो पढ़े लिखे हो ना कि राम आप अपने खेत में कर रहे हैं तो हम भी उसी लाइन पे लगे, चलो 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 चलो। ऐसा नहीं करना है। केवल चाहे आप डीएपी यूरिया से डालोगे या एनपीके 12, 32, 16 से डालोगे, बस मात्रा इसको ऐसे बैलेंस करना है। दोनों के बीच में केवल 7-8 रुपए का अंतर है, 700-800 का अंतर है। ना भागने की जरूरत है, ना दौड़ने की जरूरत है, केवल बैलेंस करनी है। दूसरा प्रश्न ये आता है कि साहब अब आपसे पूछ रहे हैं, जैसे आप सभी लोग कितना लोग बैठे हैं, तेरवा के लोग बैठे हुए हैं, सौरी के लोग बैठे हुए हैं, लोग सदर के लोग बैठे हुए हैं, आपसे एक बात पूछते हैं कि तुमने ये कहां पढ़ा है, कहां लिखा देखा है कि 1 बीघा में 1 बोरी या 1.5 बोरी तो उल्टी ही डालोगे? कोई आंसर है किसी पास? किसी पास उत्तर तो बता दो। ये उत्तर कहां से आया? क्योंकि राम बाबू अपने खेत में डाल रहे थे तो भैया हमारा भी स्तर कम नहीं है, राम बाबू एक बोरी डालेंगे तो 1.25 बोरी हम भी डालेंगे। बस ये स्तर हो गया कि कहीं न किसी वैज्ञानिक ने बताया, किसी ने बताया, किताब में लोगे। अब एक लाजी है, वो लाजी क्या है? एक लाजी क्या है? बहुत प्रचलित उदाहरण दे रहा हूं। हम बफर सिस्टम में जाते हैं, साथ में चल रही है, हम प्लेट खाते हैं, खाना 10,000, 5,000, 2,000 का लगा हुआ है, लेकिन प्लेट में बहुत ज्यादा ही खाना लेते हैं, इसलिए हमें यही सिस्टम। आप चाहे तो 1 बोरी डालो, 2 बोरी डालो, 3 बोरी डालो, वो पौधा उतना ही मोटर देगा जितनी उसको जरूरत है। तो ये जरूरत कहां जाके आदमी को पहचान करते हो। हमारी टिफिन में अगर 10 रोटी रखी जाएगी तो रोटी अगर 3 खाते तो 3 ही रोटी खाएंगे, और अगर हम 10 रोटी खा लेंगे तो क्या होगा? हम बीमार हो जाएंगे, हमारा आपस हो जाएगी, पेट फूल जाएगा। आज मैं यही आपको कहना चाहता हूं कि इस धरती माता को बचा लो। ये धरती माता बचेगी तो हमारी पीढ़ियां बचेगी। अगर ये धरती माता हमारी अपने अस्तित्व से नीचे चली जाएगी तो हमारी पीढ़ी नीचे चली जाएगी। कोई नहीं बचा सकता है। क्यों? क्योंकि जो ओवरडोजिंग हो रही है, आवश्यकता से अधिक एनपीके, डीएपी, हेर्बिसाइड, पेस्टिसाइड का उपयोग हो रहा है, उससे मिट्टी का जो हमारी मिट्टी का अवशोषण हो रहा है, मिट्टी में जो हमारे पोषक को आना चाहिए, पानी, सॉइल, दूसरी चीज सॉइल बोले पाते, जो हमारी मिट्टी है वो और हमारे लिए आवश्यक है और उससे भी आवश्यक है। आज जरूरत है मिट्टी के साथ से जरूरत है पानी के साथ, वाटर है। पानी खाना तो हम सुबह शाम खाते हैं, पर पानी हर मिट्टी पर पीते हैं, इसलिए मिट्टी से ज्यादा जरूरत है क्या? किसकी जरूरत है? पानी के साथ की। हमें देखना पड़ेगा कि हमारे अतिरिक्त जो यूरिया जा रही है, ये जा रही है, दवा सब जा रही है, उससे कहीं हमारी मिट्टी के साथ कहीं पानी तो खराब हो रहा है, क्या वातावरण खराब तो नहीं हो रहा? इन सारी चीजों को हमें आपको फोकस करना पड़ेगा। और एक बात फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि चाहे आलू की फसल हो, चाहे हमारी गेहूं की फसल हो या कोई भी फसल हो, जब तक हम संतुलन का प्रयोग नहीं करेंगे, पूरी जानकारी के साथ नहीं करेंगे, तब तक हम विकास और पैसा बढ़ा नहीं सकते। बस लास्ट में एक बात कहूंगा, इस ये इस वायरस से ये मैं जरूर कहता हूं, लहरों से चलते लौटा पार नहीं होती, कोशिश करने वालों में कभी हार नहीं होती। लास्ट में क्या करूंगा, केवल लास्ट 4 में जब कभी किसी मिशन पर, किसी काम को करने में, खेती करने में, किसी व्यवसाय को करने में फेल हो जाते हैं, हमारा स्टूडेंट पढ़ते हुए फेल हो जाता है, उसको अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है, तो उसके मन में बात आती है, ये कैसे आती है, डिप्रेशन में चला जाता है, सोचने लगता है कि मैं कैसे सफल हूं, मैंने मेरे सफलता नहीं मिली। तो बस हर इंसान जनरल लिखा हुआ लास्ट 4 में आएगा, असफलता एक होती है। क्या सफलता से बात करो? अभी नहीं, फेलियर इज चैलेंज,
को और सुधार करो। जब तक ना हो सफल, नींद जिंदगी क्या करो, संघर्षों का मैदान छोड़ पाओ और कुछ ये जयकार नहीं होगी, कोशिश करने वालों की भी इसी आशाओं को कामनाओं के साथ मेरे विचार आपको अच्छे लगे, आप उन्हें करेंगे, हम अपनी मिट्टी, अपने स्वास्थ्य, समाज को उठा करके एक कुछ हिस्सा निकलने जाएंगे। बहुत सभी लोगों को एक सवाल भी पूछे तो ये बताएगा कि आपने कितने ध्यान से सबका सुना। मेरा प्रश्न है, बहुत सिंपल प्रश्न है, जो जवाब देगा पहले हाथ उठाएगा। मेरा प्रश्न सुनिएगा, क्या ये मिट्टी जीवित है? उधर से जाओ, बोले जाओ, वो हाथ उठाएगा। ये हाथ बोलो जीवित है। हाँ, खड़े हो, अपने हिसाब से खड़े हो। क्या ये मिट्टी जीवित है? जीवित है। जी हाँ। क्यों? कैसे पता आपको मिट्टी जीवित है? हम जो भी पौधा बोते हैं तो कोई पौधा ही नहीं होता। आप जीवित क्यों है? ऐसे क्या चीज है जो आप जीवित है? सारे खान-पान जल है, नहीं, बस उन्हीं का आंसर दिया है। देख लीजिए, आप सुनिए, हम जीवित हैं क्यों? हम सांस ले रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं, हम जीवित इसलिए, हमारी मिट्टी जीवित है। क्यों? हम नहीं कह रहे, हमारे साइड में नेचर कहता है सॉइल, SOIL, सोल, यस मींस सोल, सोल मतलब आत्मा, सोल ऑफ इंफिनिट लाइफ, दैट इज सॉइल। और सोल अपने हिंदी में अनंत जीवन की आत्मा, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अजर अमर है, इसलिए हमारी मिट्टी जीवित है। बहुत बहुत धन्यवाद के लिए थोड़ा सा लगे और जीवन के लिए चलो बहुत बहुत मुबारक आपको, तालियां बजा दीजिए। उन्होंने खुशी हमारे किसानों को देने के लिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर सीपी अवस्थी सर, डीएसओ करनौल सर की मंच पर आए। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हमारे साथ आवेश सर ने अधिकारी सर की मंच पर आए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उर्वरकों खाद की कितनी जरूरत होती है। तमाम मात्रा सर ने आपको बताया कि कई बार कुछ रोग कीटों से हमारी फसलें सामना करती हैं, जरूरत पड़ती है तब हमें दवाओं की भी, वैसे जैसे अपने इलाज के लिए हमें दवाओं की जरूरत पड़ती है, बुखार दर्द पैरासीटामोल डोलो हम लोग खाते हैं। तो जब आपकी आलू की फसल में कोई रोग लगे, कीट लगे, तब आपको किन दवाओं का कितनी मात्रा में और किस समय पर उपयोग करना है, ये तमाम बातें बताने के लिए मंच पर आमंत्रित करूंगी मिस्टर महेश यादव सर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ऑन एग्रीकल्चर यूनिट से। जल्दी मंच पर आए और हमारे किसानों को सबसे पहले ये बताएं कि इंडिया का प्रणाम और किसान के नाम में क्या है और मानव के पास हमारे आलू के किसान के लिए क्या कुछ खास है। आज के किसान सभा में उपस्थित सभी साइंसदान, कृषि विभाग से आए सभी अधिकारी और केंद्रीय से आए अधिकारी और सबसे सम्मानित किसान भाई सभी को नमस्कार। जानवर की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और जानवर कंपनी, जैसा कि मैडम ने कहा कि इंडिया का बड़ा हर किसान के नाम के बारे में बताएं। डॉक्टर साहब अभी बोल के गए थे कि किसान को केवल अन्नदाता कहना ही मैच नहीं है, तीसरा किसान को अन्नदाता कहें। किसान सर्वदाता है और किसान ये मानिएगा कि जैसे हमारे पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, एक नारा किया था, जय जवान जय किसान। किसान क्या है कि हमारे देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, अपनी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, अपने खेत पे दिन रात मेहनत करता है, कड़कती हुई धूप में, कपड़े की सर्दी में किसान हमेशा खेत में लगा है। और ये एक अभिमान है, अपने आप को किसान को भी होना चाहिए, क्योंकि किसान भाई जो है वो देश की प्रगति में, देश के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है। पीछे
जब कोरोना आया था तो ये देखा होगा आपने, सब चीजें बंद हो गई थी, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, ट्रांसपोर्ट बंद हो गए थे, सब बंद थे, सिर्फ पुलिस वाले दिखते थे रोड पे। उस समय किसान अपनी खेती में लगा, उन्होंने अन्न उत्पादन किया और लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। अगर उस समय अगर खेती भी बंद हो जाती तो क्या होता? बहुत सारे लोग कोविड की जगह भूख से मर जाते। तो इसलिए धानुका कहती है, धानुका किसान के जज्बे को प्रणाम करती है और धानुका कहती है कि इंडिया की तरफ से हर किसान को प्रणाम। तो इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। इसी के संबंध में वीडियो छोटा सा आपको दिखाते हैं। मेरा मुन्ना, पता है जब 9 महीने का था सिर्फ अपनी माई और बाबा को जानता था। पर आज उसके नाम से हमें पूरा गांव जानता है। मेरा मुन्ना कुछ अच्छा करेगा। पर जानता हूं वो जो भी बनेगा वो सपना सिर्फ उसका ही होगा और मेरा सपना मेरा मुन्ना। मेरा एक ड्रीम है कि मैं सबके ड्रीम को पूरा कर सकूं, वो बन सकूं जो अपने से पहले सबके लिए सोचता है, जो अपने हार्डवर्क से हर दिन हमारा पेट भरता है, मिट्टी की रक्षा से लेकर पूरे विश्व को खाने की सुरक्षा देता है। वो देश का अभिमान है, देश की शान है और मैं वही शान बनना चाहता हूँ। हाँ, मैं किसान बनना चाहता हूँ। भविष्य के आधुनिक किसान बनने के बुलंद इरादे को धानुका नमन करता है। इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। लेकिन आप समय भी आ गया कि बहुत सारे किसान भी बेटे पढ़े लिखे और अच्छे तकनीक खेती करके और इस क्षेत्र में अपना नाम आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसी को धर्म का प्रणाम करके तो इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। अब आगे हम चर्चा करते हैं धानुका कंपनी के बारे में। थोड़ा सा मैं कोविड का परिचय कराना चाहूंगा। धानुका 1980 में स्थापित हुई, लगभग 44 साल से किसान भाइयों के बीच में रहकर कार्य करती है और बहुत सारे उत्कृष्ट उत्पाद विदेशों से भी आयात करके किसान भाइयों के बीच में पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। मुख्य रूप से अमेरिका, जापान की बहुत सारी टेक्नोलॉजी धानुका ने किसान भाइयों के बीच में पहुंचाने का कार्य किया है। साथ ही साथ सभी मानकों का ध्यान रखते हुए, चाहे वो पर्यावरण सुरक्षा हो, चाहे अपनी जमीन का हो, मनुष्य की सुरक्षा है, सभी मानकों को ध्यान में रखते हुए दवाइयों का निर्माण धानुका कंपनी करती है। और सामाजिक कार्य जैसे कि जल बचाने का, जल बचाने का अभियान भी धानुका ने बहुत लाभ उस पर चलाया था। उसी प्रकार से शिक्षा नीति में भी काफी जगह स्कूल खोल के डिस्पेंसरी की सामाजिक कार्य करके से कार्य करती रही है। मुख्य उत्पादों के आगे साइड मतलब कि खरपतवारनाशक, फफूंदीनाशक, कीटनाशक और पौधों के बढ़वार के लिए जो ग्रोथ रेगुलेटर्स आते हैं और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की धानुका कंपनी निर्माण करती है। ये जो धानुका के उत्पाद है, जो कि नए उत्पाद विदेशी तकनीकी से लाए गए और किसानों के लिए पहुंचाए गए। अब मैं बात करता हूँ औद्योगिक उत्पादों की बात करूंगा, जिसमें आलू की मुख्य रूप से जो समस्याएं आती है उनके बारे में बात करेंगे। तो आलू में मुख्य रूप से जो चुनौतियां होती है, बीज उपचार की होती है, खरपतवार होता है, कीट प्रबंधन होता है और बीमारियों का प्रबंधन। इस समय खरपतवार और बीज उपचार के समय में जा चुका है और मुख्य रूप से जो बीमारियां आती है उनके बारे में चर्चा करेंगे और
उस फसल को कैसे हम पैदावार में बढ़ा सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आलू भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जो कि आलू का उत्पादन करता है। आलू मुख्य रूप से आपको पता ही है कि सब्जी स्टार्च वगैरह में इसका प्रयोग होता है। और उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा राज्य है जहाँ पे आलू का उत्पादन होता है। तो ये भी हमारे लिए गर्व की बात है, उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए गर्व की बात है कि आज देश का सबसे अधिक आलू का उत्पादन अपने राज्य में कर रहे हैं। भूमि की उर्वरता की समस्या अभी लोकसभा की राजधानी बंदा जीवित है और ये आज का एक सबसे बड़ा विषय है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देके जाएंगे और इसमें सबसे दो महत्वपूर्ण चीजें हैं और ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जल और स्वस्थ मृदा। अगर हम ये अपनी आने वाली पीढ़ी को अच्छे से देके जाते हैं तो हम कहेंगे कि हमारे पूर्वज आजादी को छोड़ के गए, क्योंकि जल और मिट्टी की समस्या आज की सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि हम ऐसे प्रदेश में बैठे हैं जहाँ पे पानी की कमी नहीं लगती, लेकिन जैसे राजस्थान मध्य प्रदेश आप देखोगे जहाँ पे सुबह एक घंटा पानी का भरा जाता है, शाम तक चलता है। उसी प्रकार से मिट्टी जिसकी उपजाऊ शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही है, कारण क्या है? क्योंकि सड़क खेती होने लगी है, रासायनिक उर्वरकों का बहुत प्रयोग हो रहा है, तो कुछ जगह होते जमीन में जिससे उसकी उत्पादन क्षमता कम होती जा रही है। तो उसी के लिए दालुका ने एक उत्पाद अभी दिया, इसी साल ये उत्पाद दिया, काफी लोगों के पास उसके पहले भी बात पहुंचने लगे हैं, माइक्रो सुपर जो कि माइक्रो राजा है, जो कि शरीर में खून होती है और शरीर में खून क्या होती है, पौधे की जड़ों के साथ मिलकर वहां पे शरीर में व्यापन करती है, पौधे की जड़ों के साथ एक हार्मोनी डेवलप करती है जिससे जड़ों का विकास अधिक होता है। तो माइक्रो सुपर फसल का आप लोग फसल का बात करें तो लगभग 8 से 10 गुना ज्यादा जड़ों का विकास करता है। अगर जड़ों का विकास अधिक होगा तो निश्चित रूप से क्या कहते हैं हमारे पूर्वज भी कहते हैं, आप लोग भी कहते हैं कि भाई नींव अगर मजबूत है तो मकान मजबूत होगा ही। तो जड़ों का विकास अगर होगा तो पौधा मजबूत होगा, पत्तियों की चौड़ाई होगी और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी जिससे कि पौधा अधिक वजन बना पाता है और अधिक उत्पादन निकल के आता है। साथ ही साथ क्या होता है कि जब जड़ों का विकास अधिक होता है तो कुछ पोषक तत्व जैसे फास्फोरस पोटाश जो जमीन में गहराई पे पड़े रहते हैं उनको पौधा आसानी से नहीं ले पाता, जड़ों की पहुंच से दूर होता है, उस पहुंच तक गहरे पहुंचेगी तो वो आसानी से खींचता है। जल का अच्छा अवशोषण होगा और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि पौधे को जो स्ट्रेस तनाव आता है, चाहे वो बायोलॉजिकल स्ट्रेस हो चाहे वो अन्य प्रकार का हो, तो वो सहने की क्षमता पैदा करता है। यहाँ पे आप लोग एक बहुत बड़ी समस्या अपना से बोलते हैं किसान भाई, आप देखो ये अपना जब आता है ये जो कमजोर खेत होता है उसमें सबसे ज्यादा दिखाई देता है। तो अगर माइक्रो सुपर का प्रयोग आप कर रहे हो, पौधा मजबूत है तो कहते हैं अच्छा करता है इंसान है तो वो बीमारी को भी झेल जाता है, कमजोर है उसको तो जुकाम भी तुरंत पकड़ लेती है। तो इस प्रकार से अगर आप माइक्रो सुपर का प्रयोग करोगे तो आपकी खेत में बीमारियों से लड़ने की क्षमता ही पौधे में उत्पन्न होती है। प्रयोग कैसे करता है? आलू में 8 किलो की मात्रा माइक्रो सुपर की डलती है। आलू गन्ना खासकर 9 किलो है और सभी फसलों में 4 किलो की इसकी मात्रा जाती है। प्रयोग करने के लिए खेत में आप किसी भी प्रकार की खाद के साथ या मिट्टी के साथ प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखने की आवश्यकता है कि खेत में नमी होना आवश्यक है जिससे कि वो जल्दी से अपनी जनसंख्या को बढ़ा पाए। तो ये माइक्रो सुपर प्रयोग करने का तरीका है। अब माइक्रो सुपर अन्य से कैसे बेहतर है तो आप जानते हो कि माइक्रो राइजा 2 प्रकार का होता है, एक्टो और इंडोमाइक्रो राइजा। एक्टो इंडो सभी जानता हूं इस कॉम्बिनेशन को देते हैं। एक्टो में क्या उसकी कार्य करने की जो क्षमता है वो थोड़ा स्लो है, धीरे काम कर रहा है। इंडो होता है वो थोड़ा तेजी से चलती है, उसको तेजी से काम करता है। तो माइक्रो सुपर में 100% इंडोमाइक्रो राइजा है जो तेजी से कार्य करता है। वहीं पे जो भारतीय संस्था है सीआईडी
7 स्पोर्ट्स कोड होने चाहिए प्रति ग्राम में। धानुका कंपनी ने एक ग्राम में 350 स्पोर्ट्स कोड लॉन्च किया है, वो भी उन्होंने स्पेशल टेक्नोलॉजी के साथ, जिसे एफएफटी टेक्नोलॉजी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, जिससे ये क्या होता है खाद के साथ प्रयोग हो सकता है। दूसरा, जेल द्वारा इसको निर्मित किया है, और जेल द्वारा निर्मित करने से क्या होता है सभी घंटे माइक्रोडाइजा के जो जीवाणु है समान रूप से होते हैं, जिससे क्या होगा कि हर जगह समान रूप से केंद्र को फैलता है। मात्रा आपको पता है कि 8 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से हमें प्रयोग करना है। पहले पानी में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। कुछ बड़ा आप देख रहे हो में माइक्रोस्कोप ज्यादा लगता है, वहाँ पे जड़ों का विकास होने की वजह से जैसे आलू की संख्या अधिक होती है, क्योंकि जड़ों का अधिक होगी तो आलू की संख्या भी अधिक होगी। लेकिन वो साइड होता है, वो साइड एक समान आलू का बनाता है। आप देखते हो कई बार आलू में 2 आलू बहुत बड़े हो जाते हैं, कुछ कितने निकल जाते हैं, तो उसका पैदावार भी अच्छी नहीं आती। अगर एक समान साइज के 10 आलू बन रहे हैं तो उस खेत की पैदावार भी अच्छी होती है। तो इसलिए माइक्रोस्कोप एक समान आलू में करने की क्षमता रखता है। कुछ परिणाम ये देखेगा, जड़ों का विकास इतना अच्छा है, और ये जो सफेद पहले दिखाई देगी जिसमें आलू बनता है उसकी संख्या बहुत होता है, दूसरे रूप में आपको आलू की संख्या और उनका एक समान आकार दिखाई दे रहा होगा। अब बात करते हैं कुछ रोग की, तो रोग में मुख्य रूप से जो आते हैं अगेती झुलसा। अगेती झुलसा बीमारी जो कि आलू की मुख्य बीमारी है, और आप इसमें देखते हो भूरे रंग के धब्बे बनते हैं, और भूरे रंग के धब्बे ऐसे होते हैं कि प्याज को बीच से काटे हैं तो जिस प्रकार से उसमें छल्ले दिखाई देते हैं, पत्ती को तोड़ के देखोगे तो इस बीमारी में भी सूरज की तरफ करके देखोगे तो छल्ले दिखाई देते हैं। ये अगेती झुलसा होता है। दूसरा होता है ब्लैक लाइन डिजीज, जो कि एक जीवाणु के द्वारा फैलती है। ब्लैक लाइन डिजीज काली टट्टी पड़ जाती है, वहीं पे आगे उड़ जाता है, ग्रोथ हो जाती है, बढ़ जाता है। तीसरी बीमारी जो होती है शॉक क्लॉट होती है, जो कि पौधे में दिखाई देती है। जब आलू का जो बनता है ट्यूबर वो भी गल जाता है, और ये एक जीवाणु बीमारी है। इससे जलने पे इसमें बहुत ही गंदी शराब की पैदावार होती है। एरिया इसमें से जलने की बीमारी होती है। अब आप क्या किसान भाई क्या करता है कि जीवाणु जले तो फफूंदी जले जो बीमारी होती है उनके लिए अलग-अलग प्रकार की दवाइयों का प्रयोग करता है। धानुका कंपनी ने पहली बार एक ऐसा उत्पाद किया जिसमें जीवाणुनाशक और फफूंदीनाशक एक ही दवा है, और वो है कोनिका। कोनिका क्या है, इसमें पहला उत्पाद जिसमें जीवाणुनाशक और फफूंदीनाशक की शक्ति एक साथ है। जापान की टेक्नोलॉजी विश्वास होता है कि बढ़िया काम करती है, बहुत सारी बीमारियों को रोकती है, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब कि जीवाणुनाशक का भी काम करती है और फफूंदीनाशक का भी कार्य करती है। और प्रतिरोधक क्षमता जो दवाइयों में इसके बीमारी उत्पत्ति आ जाती है उसको रोकने का कार्य भी कोनिका करती है, मैनेज करने का कार्य भी कोनिका करती है। अब ये फोटो में आप देख रहे हैं इस प्रकार का खेत 2 बार दिखाई देता है, या तो जब आलू की कटाई होती है, खुदाई होती है, और यह दूसरा जब होता है फसल की झुलसा। तो इस प्रकार का ये बड़ा पीछे साफ रहेगा। तो इस प्रकार के रोग इसके जो लक्षण की शुरुआत होती है, पत्तियों के पीछे वाटर में शोक जो बनते हैं, धब्बे बनते हैं, और इस प्रकार से फोटो में आप देख रहे हैं हल्के धब्बे बेटन के उस पर जो बाद में फैलते हुए चल रहा है। और ये बीमारी के बारे में मैं यहाँ पे तेजी से ढूंढा होगा कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में या कानपुर के सिंगारपुर में, यहाँ पे किसान भाई कहते हैं कि ये बीमारी दिन में नहीं फैलती है, घंटे में फैलती है, मिनटों में फैलती है, और इसलिए ये खेत जो स्थिति हुई है वो होगी। तो ये फसल की झुलसा बीमारी है, क्योंकि अधिक नमी होने की वजह से मौसम में आर्द्रता जो है 90% से अधिक होने की वजह से और हवा के द्वारा ये बीमारी फैलती है। शुरुआत में ऊपर वाली पत्तियों को ये प्रभावित करते हैं, बाद में पूरे पेड़ में फैल के पूरे पेड़ को खत्म कर लेते हैं। इसके लिए एक उत्पाद धानुका ने स्पेशल एक उत्पाद बनाया जो कि केवल बच्चे की झुलसा पे ही कार्य करता है, जिसका नाम है किराली। किराली जिसमें सक्रिय
ऑर्गेनिक संगठनों में निशान केमिकल जामान का एक उत्पाद है और आप जैसे होता है डॉक्टर स्पेशलिस्ट होता है खाने के हड्डी के उस प्रकार से ये जो दवा है और बच्चे के लोगों के लिए स्पेशलिस्ट है। तो किराए क्या है क्यूरेटिव मतलब बीमारी आने से पहले और बीमारी आने के बाद भी कार्य करते हैं, लेकिन आप हमें सर्वाधिक अवस्था में इसके प्रयोग करें जैसे ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं। कुछ परिणाम आप देख सकते हो, जाते किराने गली है वहां पर उसकी बीमारियों को वही किराने ने रोक दिया है और बतिया जैसे बीमारी होती है तो पत्ती सूख जाती है, हाथ से मसलों में जो चूर्ण सा लगता है। तो ये किराने के कुछ परिणाम आप देख रहे हैं और ये प्लॉट है किसान का जिसका 3 लाइन बीच में छूट गया तो वो देखो कैसा है और दोनों साइड में किराने डली हुई है। तो किराने की मात्रा 200 एमएल प्रति एकड़ के हिसाब से अगर प्रयोग करनी है सीआईडी के द्वारा 85 किलो आलू के 85 किलो के लिए रजिस्टर्ड दवा है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और लंबी अवधि तक इसका नियंत्रण रहता है। जो हमारे मित्र है मधुमक्खी वगैरह दुनिया उनके लिए सुरक्षित है। तो ये जो 2-3 उत्पाद मैंने बताए माइक्रोसुपर अधिक पैदावार के लिए कोनिका 85 ऊर्जा को छोड़ के जो भी आपको बीमारी आती है सभी बीमारियों के नियंत्रण के लिए कोनिका और 85 ऊर्जा के लिए इलाज उत्तम उत्पाद है धान के जिनका किसान भाई आपको प्रयोग करके अपनी फसल का उत्पादन अधिक दे सकते हैं। तो मैडम का भी कुछ टाइम हो रहा है तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जब आपने सुना। तो फसल की पैदावार के लिए जब मैंने एक उत्पाद बताया उस उत्पाद का नाम और मात्रा आप लोगों को बतानी है कि कितनी मात्रा का प्रयोग करना है और उत्पाद का आपका सबसे पहले क्या करें। आलोक कुमार बहुत बढ़िया भाई को सुना आपको बहुत अच्छा उसने दिया है सभी के साथ एक बार तालियों से तो बॉडी का जो मात्रा खत्म हो गया 300 ग्राम प्रति एकड़ बॉडी का की मात्रा है। हमारे नियम के वरिष्ठ विज्ञानी डॉक्टर माता यहाँ पर एवं यहाँ आने का के वीडियो पूरी पढ़ने यहाँ पर किसान भाइयों खाताओं के आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जो है आलू के बारे में आप विस्तार से सुन रहे थे कि क्या क्या आपको आलू में करना है। ये सबसे पहले क्या है ये फसल आपकी लगभग जो है 30 से 35 दिन की होगी। अब इस आलू में करना क्या क्या है किसान भाइयों, मुख्य बात आती है कि 30 से 35 दिन का आलू हो गया है। कुछ किसान भाइयों का आलू 8-10 दिन का हो रहा है क्योंकि अभी वाला आलू जो है आपत्ति से मैटर का लगा हो गया। इसमें बहुत रूप से इसमें शस्त्रक्रियाएं क्या क्या करनी है इसमें हम आपको जैसे काम बताना चाहेंगे। सबसे पहले हो जाएगा हम लोगों को खरपतवार नियंत्रण कैसे करना क्या करना है। खरपतवार नियंत्रण करने के लिए हम लोग जो है सिक्का जिसे हम लोग मैट्रिक कहते हैं उसकी मात्रा लगभग 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम लोग उपयोग में ला रहे हैं और प्रयोग करा रहे हैं। इसमें लगभग 60 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से हम लोग यूज करते हैं। लेकिन आपका आलू जो है जनरेट न करे उस समय ही इसको कर लें। इसके अलावा आप अगर कोई डाल रहे हैं तो उसमें जो है एक किलो के हिसाब से हम लोग आलू उपयोग करते हैं। उसकी मात्रा में
दवाई की जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं। लेकिन इसमें जो है अगर आलू जल गया है तो फिर हम ध्यान में रखना पड़ेगा कि आलू पत्ती को हमारा ऐसा प्रभाव न पड़े, नहीं तो आपकी पत्ती खराब होने की संभावना रहती है। क्योंकि यदि जो है 5% का चुनाव हो गया है तो हम लोग ग्रामोफोन जो है दवाई के पेट खत्म करने के लिए हम लोग क्यों मिलाते हैं। जैसे जब हम लोग पेट के बाद आपका पूरा हो जाता है, 45 दिन हो जाता है, क्योंकि कटाई करने के लिए अगर कटाई न करें उस समय जिस दवा का प्रयोग करते हैं उस दवा का प्रयोग पेट को कर सकते हैं। कब जब आपका आलू 5 से 10% केवल नाली में हमको दवाई डालनी है। अक्सर ये जब दवाई डालोगे तो आप 24% सब के लिए काम करेंगे। तो ध्यान में रखना है कि आप आलू ऊपर नहीं रखना है। इस बात के हिसाब से हम लोग प्रयोग में लाए। किसान भाइयों मुख्य बात इसमें आती है कि इस समय कुछ किसान भाइयों खेतों में जैसे आप लोग कहते हैं पटका लगता है बहुत ज्यादा, क्योंकि हल्की मिट्टी में बहुत ज्यादा मात्रा में आता है। तो इसमें ऐसा होता है कि आप लोग जो है सूक्ष्म तत्व का प्रयोग नहीं करते। अभी जैसा बता रहे थे कि आप जो है नाइट्रोजन फॉस्फोरस सब दवा है, लेकिन सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग बहुत कम लोग जानते हैं, करते हैं। अभी सीधे साफ बात करते हैं कि भाई अगर 16 तत्व जो है तो उसमें एक बोरोन सल्फर कैल्शियम मैग्नीशियम सब कॉपर सल्फेट सब चाहिए, लेकिन डालते आप लोग नहीं है। अगर आप लोग उस समय डाले हैं तब तो ठीक है, अन्यथा नहीं डाले हैं तो आप इस समय खड़ी फसल नहीं डाल सकते। इसकी कितनी मात्रा डाली जाए उसको जब टाइम पर लोड कर लेना होगा। यदि आप जिंक सल्फेट डालना है तो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ डालना है। 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ आप प्रयोग करके अपनी फसल में ले सकते हो। कॉपर सल्फेट डालना है वो भी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ कर सकते हो। फेरस सल्फेट डालना है तो आप 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ उपयोग करेंगे। तो इतनी मात्रा अगर आप डाल देंगे तो आपके आलू में फटना नहीं आएगा, आपके आलू में रोगों से लड़ने की क्षमता डेवलप होगी। इसके साथ साथ किसान भाइयों जो है कुछ 2 तत्व और सूक्ष्म तत्व होते हैं जैसे अमोनियम और क्लोरीन। इसकी केवल 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में डलवा दें तो भी आपके आलू में बहुत अच्छी क्षमता डेवलप होगी, उसमें आपको रोग से लड़ने की क्षमता होगी। तो इन सूक्ष्म तत्वों को अगर डालते हैं तो आपके आलू में फटना नहीं आएगा, तो ये सही तरीके से चलेगा। केवल 2 ग्राम के फेरस सल्फेट केवल 3 ग्राम, शेष 2 ग्राम इनको प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको करना है। ये काम आपको लेना है। अगली बात आती है किसान भाइयों, आलू में इस समय बहुत ज्यादा मात्रा में लगा हुआ है आपके आलू हो जाए, जिसे आप लोग अपनी भाषा में कहते हैं मिट्रा। इसकी वजह से आप लोग कहते हैं मुझे मिट्रा लग रहा है। तो मिट्रा रोग इसमें आलू में बहुत मात्रा में फैला हुआ है। मेरे पास रोज 10-15 लोगों की आप फोटो डालने में डालेंगे, काफी लोग लगाओ। वो रोग एक्चुअली होता क्या है कि एक तो सफेद पत्ती माउथ से फैलता है, दूसरा ये होता है कि ये रोग जो है आपके आलू में जो आपने बीज जब तैयार किया होगा उस बीज से फैला। तो ध्यान आपको ये रखना है कि जब आप बीज बनाएं उस समय सावधानी बरतनी पड़ेगी कि ये रोग के पौधे से बीज ना बनाएं। पहला काम तो आपको ये करना है, क्योंकि रोग के पौधे आपके खेत में हैं तो इन रोग के पौधों को निकालने के लिए, इनको सही करने के लिए दवा क्योंकि सबसे पहले काम नहीं करें। ये रोग फैलता है सफेद पत्ती मांस से, कीटों से फैलता है। तो सबसे पहले जो है कि रोग के पौधे को निकाला जाता है और निकालने के बाद कुछ सिस्टमिक कीटनाशी हम लोग प्रयोग में लाएंगे। सिस्टमिक कीटनाशी में आपका इमिडाक्लोप्रिड है, इसकी 3 ml मात्रा आपकी जो है लगभग 10 लीटर पानी में है। आप इसी लेकर अगर इतने कर लेंगे 10-12 दिन के अंदर बस जिसको दोबारा फिर इसमें कर लें तो आप देखेंगे कि इसका बचाव हो जाएगा, बाकी ये अपनी मांग का कम हो जाएगा, उससे आपके आलू के इस रोग से बचाव हो जाएगा। किसान भाइयों इसके अलावा दूसरी दवाई हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। थायोमेथल नाम की दवाई आ रही है, इसकी जो है 5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी डालना। एक बार एक बार
निकालेंगे और निकालने के बाद हम मिट्टी में दबाएंगे या जलाएंगे। पहला काम आपको ये करना, क्योंकि यदि आप लालच करेंगे कि नहीं हमारा आलू नुकसान हो जाएगा हमारे यहाँ, क्योंकि उसमें आलू ज्यादा पड़ता है, बहुत कम मात्रा में आपका आलू पड़ता है और आपका नुकसान हो जाता है, क्योंकि ये रोग जो है 1 से 2 से 4 में बढ़ता चला जाता है। तो ये इस रोग को रोकने के सबसे अच्छा तरीका ये है कि रोग के पौधे निकाले जाएं और उसके बाद इन दवाइयों का स्प्रे करें और करके हम उस रोग को उत्पत्ति को रोकें और रोग हमारा रोकें। क्योंकि इसके लिए हम लोगों को सावधानी ये भी बरती जाएगी कि हम ज्यादातर किसान भाई अपना बीज बनाते हैं। बीज बनाने के लिए हम लोग यही इसी समय को सावधानी हम आपको बता दें बीज कैसे बनाएं। ये समय ज्यादातर किसान भाइयों के पास 1 बीघा 2 बीघा का बीज पड़ा है। कुछ किसान भाई ध्यान से बीज लाए होंगे, कई और कहीं बीज लाए होंगे, लेकिन बीज बना रहे हो तो बीज कैसे बनाएगा, क्योंकि आगे जब आप बीज बना लोगे तो आपको आगे समस्या ही नहीं आएगी। ये मुझे लोग से आपको दूसरा कहने की समस्या वही कम हो जाएगी। इसमें करना क्या होगा, आपको सबसे पहले रोगित करें। जिस खेत में बीज बना रहे हैं उसी रोगित करें। रोगित का मतलब होता है कि रोगित पौधे कोई खरपतवार कोई दूसरी प्रजाति के स्वस्थ पौधे भी हम निकाल के बाहर करेंगे। ये क्रिया जो है हमको करनी पड़ेगी 3 बार। पहली बार जब आप आलू से बीज देते हैं, जब आप आलू को तैयार होता है उस समय हम लोग करेंगे। दूसरी बात के साथ भाई आपको करनी है लगभग जब आप आलू 40-45 दिन का उसमें करना है। और तीसरी बात तब करनी है जब आप आलू 60 दिन का ठंडा हो जाए तब आपको करना। तो तीनों बार आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कोई रोगी पौधे कोई खरपतवार कोई दूसरी प्रजाति के पौधे खेत में आपके न रहें। ये चीज करके तब आप बीज बना पाएंगे। जब रोगी पूरी तरह से सही से कर लें, किसान भाइयों को ध्यान ये रखना पड़ेगा कि भाई जैसे चुलता आ रहा है, कई दवाई आपको बताई गई उस हिसाब से चुलता का बता आपको करना। हमको ज्यादा वाला जरूरत नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको गलत दवाई आपको कई दवाई आपको बताई गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई उनको उपयोग करके चुलता को बताएं। और जब आपका आलू 90-95 दिन का हो जाए तो उसकी बेल की कटाई करें। बेल की काटने को ये समय होते हैं कि आपको सोचते बेल कट जाए हमारा उत्पादन घट जाएगा। आपको बीज बनाना है, आप उत्पादन नहीं कर रहे। आपको दिमाग में ये रखना है मुझे उच्च क्वालिटी का अच्छी क्वालिटी का बीज बनाना है। तो अच्छी क्वालिटी का बीज उत्पादन करने के लिए आपको बेल कटाई करना बहुत आवश्यक है। बेल काटने को ये समय क्या होता है आपको बता दें कि मेरा मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारे यहाँ जो आलू में मिट्टी रोग लगता है, जैसे आपको मिट्टी बैक्टीरिया रोग होता है, वहां पर सफेद मक्खी और माहू का कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि पौधा हमारे नहीं रहेगा और उसमें तो वहां पर ये लोग वहां बैठ गए न माहू बैठ पाएगी ना फिर मक्खी बैठ तो पौधा आलू का कंट्रोल बनाया है पौधा ऐसा करके तो सुई का वही कंट्रोल हो जाएगा, पौधा से वहां आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी और आपको सुई का कंट्रोल हो जाएगा, बिल्कुल सेफ ही आपका जो है तब क्लियर हो जाएगा। कुछ आलू में मकड़ी लग रही होगी, कुछ आलू मकड़ी आ गई, तो वहां पर किसान भाई क्या करें, एक दफा उसकी जो है 5 ml मात्रा 10 लीटर पानी खोलना मकड़ी के लिए आप लोग उपयोग कर सकते हैं, उससे आपकी मकड़ी की समस्या खत्म हो सकती है। तो ऐसे करके कीटों से रोगों से हमारी समस्या खत्म हो सकती है और इसमें जो है कहीं बहुत ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपको अभी से सावधानी बरतनी पड़ेगी। जहाँ भी आपको दिक्कत लगे तो आप हर उसी तरीके से काम कर रहे हैं। हम विश्वविद्यालय के क्षेत्र में मेरा नंबर ज्यादातर किसान भाइयों के पास है, अगर चाहे तो मेरा फिर से नंबर नोट कर लीजिए, के पास नंबर नहीं है वो मेरा नंबर भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपकी समस्या तक को जाके उससे कौन से बात कर सकते हैं। 98-38-35 79-24। कोई आपका विशेष प्रश्न हो तो मैं आपको बता दूं, डॉक्टर रमन सिंह 98-38-35-79-24 मैं कृषि विज्ञान केंद्र आपका जलालाबाद में पोस्टिंग है, मैं वही बैठता हूँ। आप उससे फोन से बात कर सकते हो, कोई भी समस्या आगे कभी भी आप फोन से बात करके आप आपको समाधान करेंगे। हमारे पास वाली हॉस्पिटल का हमारे यहाँ तो वहाँ भी बहुत भी तैयार होती है, आप लोग अपनी बहुत भी तैयार कराना चाहते हैं कि ये हमारा
उसकी बहुत ही तरह का था कि यदि आपका कोई डॉक्यूमेंट किसी को है वो सभी को है वहां पे हमारे पास आपका डॉक्यूमेंट का समस्या हमारे पास इसमें लगाना की बहुत उपलब्ध भी है अगर कोई किसान भाई लगाना भी चाहे अपने पास हम 7,000 को तैयार टमाटर को तैयार है टमाटर की एवरेज की फूलगोभी की है सब को तैयार है हमारे पास और आप आलू को ले सकते आलू को बिल्कुल तैयार करने के लिए किस तरह का प्रयोग करते हैं बोरिक एसिड कितना परसेंट बोरिक एसिड 2% का ठीक है आइए बहुत बहुत शुक्रिया आपने और गिट्टी का यूट्यूब चैनल है यदि आप तमाम जानकारी है क्षेत्र संबंधित चाहते हैं कृषि संबंधित हर विषय पर वीडियोस आपको वहां मिलेंगे ग्रीन टीवी इंडिया इस नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ग्रीन टीवी मौजूद है यूट्यूब पर फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर टेलीग्राम पर या फिर आप लिंक्डइन वगैरह के आप में से कुछ इस्तेमाल यूज करते हैं तो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ग्रीन टीवी आपको मिलेगा तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप ग्रीन टीवी को फॉलो कर सकते हैं खेती से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूंगी और मैं इस पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे अगले मेहमान को आप जानकारी देंगे आज जैसे संबंधित आलू के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं तो मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर सीके अवस्थी सर को डीएचओ प्रभाव जो आपको बताएंगे बागवानी को ध्यान दी कुछ स्कीम के बारे में योजनाओं के बारे में क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जानते बहुत कुछ है लेकिन समझते नहीं है चीजों का उसको लाभ नहीं हो रहा है तो सर आपको कुछ योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा आज के जो कार्यक्रम चल रहा है कृषि विभाग की तरफ से किसान दिवस और हमारी की तरफ से आलू फसल प्रबंधन इसमें हमारे जो हमारी एग्रीकल्चर साहब हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से हमारे डॉक्टर अरविंद यादव साहब डॉक्टर अमर सिंह साहब और दूर से आए हमारे किसान भाई बहनों आप सभी का हम करने पड़ेगा ज्ञान विभाग की उन्हें मिलकर पहुंचेगा आप लोग से मेरे का काफी लोग यहाँ वो तो और नीचे बस सामने मार ज्यादा जो नहीं पता है उनके बारे में आपको संक्षेप में बताऊं और जो करेक्ट है इस समय एकदम इस समय जिसकी भी जा रहा है कि योजनाओं का इनपुट्स आ रहे हैं जो भी आपको मिलने हैं उनके बारे में विशेष रूप से बताऊंगा देखिए इसके जो है तीन प्रमुख योजनाएं बताऊंगा जिन जो नंबर 1 है एकीकृत बागवानी विकास मिशन या औद्योगिक मिशन उसको कहते हैं इसमें इस समय सब्जियों की संकर सब्जियों की खेती प्याज की खेती लहसुन की खेती इसका कार्यक्रम एकदम इस समय चल रहा है लगातार तकनीकन चल रहा है और अभी भी हमारे पास लक्ष्य बचा हुआ है लहसुन में भी प्याज में भी और संकर सब्जियों की खेती आप सभी से इतना अनुरोध है कि आप dbd.upHorticulture.in पर ऑनलाइन पंजीकरण कराएं और हमारे यहाँ इसका निःशुल्क फीस और अन्य इनपुट्स प्राप्त करें प्रथम क्या योजना चल रही है और मैं आज समीक्षा कर रहा था कम से कम 100 हेक्टेयर लहसुन की अभी बचा हुआ है यदि हमारे पास 25-30 लाख हुआ पड़े हैं लेकिन 75 कम से कम वो अभी हम लोग हो सकते हैं 75 हेक्टेयर अगर आधे हेक्टेयर नहीं है तो 150 या और ज्यादा तो और भी उसका आ गया है हमारे पास आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जो भी लहसुन की खेती करना चाहें इसी तरह प्याज में उसमें डाली चर्चा हुआ है हाइब्रिड संकर सब्जियों में आप सभी से अनुरोध है कि तमाम योजना है तो आप जल्दी से जल्दी आप स्वयं जो लोग ये खेती करना चाहें इस तरह की नया लहसुन संकर सब्जियों की उनको बताएं अपने मित्रों को रिश्तेदारों को गाँव में अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी हमें ऑनलाइन मार्केटिंग से मिलना चाहिए हमने जो पोर्टल बताया है हो सकता है कि आपको उसमें पंजीकरण में आसानी न हो रही हो तो उसके लिए हमारे कार्यक्रम में निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है आप केवल कॉपी आधार कार्ड बैंक पासबुक की कॉपी और एक फोटो के साथ आ रहे कार्यालय विकास भवन जो रहा है 10 रोड पे कमरा नंबर 105 यहाँ पर निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है तुरंत हम उसको फॉर्म भरेंगे और सेम डे ऑनलाइन पंजीकरण करेंगे ठीक है तो ये दूसरा हमारी योजना चल
काफी लक्ष्य अभी है, उसमें किसान भाइयों के खेतों पर वो सिस्टम लगाए जाते हैं जो बूंद सिंचाई या फव्वारा वाली सिंचाई। और आपको पता है कि पानी की कमी लगातार हो रही है, वाटर लेवल नीचे जा रहा है। उसके लिए इसमें 30 से 40% पानी की बचत होती है और हर फसल में उत्पादन भी बढ़ता है 15%, 20%, 30%, 50% तक भी, ऐसा भी देखा गया है। और क्वालिटी निश्चित रूप से ड्रिप और स्प्रिंकलर से आप लोग सब तैयार करेंगे, उसकी क्वालिटी जो भरना का सिस्टम है सीधे खेत में पानी भर देगा, उससे क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी होगी निश्चित रूप से। आप करके देखिए, जैसे आलू की फसल में आप लोग अब लगा दिए हैं, फिर भी अभी भी उसमें सिस्टम भी आप लगवा सकते हैं। आलू में क्या है कि ज्यादा खुदाई नहीं होगी, किनारे केवल एक फुट की खुदाई करके हम लोग पाइप बना देंगे और आपका सिस्टम पूरा स्थापित करा देंगे। जैसा कि हमने बताया, पानी बचेगा, क्वालिटी भी बढ़ेगी। और अगर जैसे बहुत से किसान कहते हैं कि उसमें तो आलू में तो हमारे से काम ही नहीं चलेगा, तो आप यहाँ पर जो लोग कर रहे हैं, आप उनसे मिलिए, मैं उनको दिखाऊंगा वो फील्ड में जाकर कितना अच्छा उनका होना है। बिना बस भी उन्होंने किया था तो अपना अनुभव भी उनको बताएंगे। तो दूसरी ये योजना है, इसका भी लाभ लीजिए। तीसरा जो स्वरोजगार की योजना मैं बताना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा समस्या जो लोगों को रोजगार की होती है, तो आप लोग ये भी कर रहे हैं कि हम लोग आपके बच्चे जैसे पढ़ाई कर चुके हैं, इसके बाद मान लीजिए सर्विस कोई नहीं मिली उनको, तो उस रोजगार या सबसे ज्यादा नहीं करना चाहते, वो स्वरोजगार करना चाहते हैं। क्या आप लोग स्वयं बेटी के साथ साथ अपना कोई रोजगार करना चाहते हैं, तो PMFME प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना चल रही है, उसका आप लाभ उठाइए। इस योजना में पूरी खाद्य संस्करण की इकाई स्थापित करने पर 35% सब्सिडी है। खाद्य संस्करण तो ये टेक्निकल टर्म हो गया। संस्करण मतलब कोई भी रॉ मटेरियल खाने वाला जो फसल आपकी उगाई गई उससे उसकी बना देना, जैसे गेहूं है उससे आटा बना देना, तो आटा की चक्की, इसी तरह तेल निकालने की जो स्टेलर होता है, बेकरी है, डेयरी है। अब यहाँ पर कन्नौज आप लोग जान रहे हैं इत्र के लिए फेमस है। इत्र का कई ऐसे इत्र हैं जो खाने में यूज होते हैं, तो आप देख हल्का जो यहाँ वो भी आप लगा सकते हैं। इत्र का निकालने का सिस्टम है, आप 50 100 वगैरह बनाने के लिए लगा सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये सब चीज हम बना नहीं पाते हैं, तो उसके लिए हमारे ट्रेनिंग की होती है, हम पहले ट्रेनिंग देंगे आपको, इसके बाद फिर यूनिट लगाइए और 35% सब्सिडी दीजिए। तो इस योजना का भी आपको लाभ उठाइए। एक और चीज बताना चाहूंगा कि हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मंडा में है, जिसमें इजराइल विधि से बिना मिट्टी के सॉइललेस साग भाजी के बहुत अच्छे पौधे लोग कीट में तैयार होते हैं और बाहर के वातावरण में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। उसमें आप लोग 2 रुपए प्रति पौधे में अपना पौधा तैयार कर सकते हैं। यदि आप बीज अपना देंगे तो हम सिर्फ 1 रुपए का पौधा आपसे लेंगे, उसका भी आपको लाभ उठाइए। उसमें अलग अलग तरह की खुले में खेती और जो पॉली हाउस सब्सिडी के लिए इसके सब नई टेक्निक के डेमोन्स्ट्रेशन हमने करवा दिए हैं। आप लोग 15 दिन के बाद फिर कभी भी दौरा करके वो भी सब सिस्टम सीख सकते हैं कि सब्जियों की आलू ढंग से खेती करके कैसे दुगने या तिगने लाभ प्राप्त करें। तो आप लोग दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन महीनों में कभी भी आइए, आपका स्वागत है। तो वहाँ का भी आप लाभ लीजिए। इसके अलावा और भी जानकारी के संबंध में और कोई समस्या और तो आप बता सकते हैं। धन्यवाद। हमने एक योजना बनाई है जिसमें कम पानी में अच्छी खेती कर सकें। उस योजना का नाम बताइए। उनका तो कुछ नहीं होता है। बिल्कुल सही। बिना मिट्टी के पौधा तैयार करते हैं। दूसरा माध्यम होता है वो हर लाइफ और जो है नारियल होता है, इसका चूड़ा कोकोपीट पर लाइफ करनी पड़ेगी। बिना मिट्टी हमने बताया था आपको कि स्लाइड का मीडियम का मिट्टी है। धन्यवाद। तो चलिए कार्यक्रम अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। आखिरी स्पीच तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। अंतिम स्पीच है और महत्वपूर्ण बातें ये जानने के लिए कि आप कैसे उन योजनाओं पर आप आ सकते हैं जो कृषि विभाग द्वारा ये चलाई जा रही है। जैसे कि आप जानते हैं कृषि विभाग द्वारा ऐसी योजनाएं चला रही है जो आपके लिए चर्चा कर सकते हैं और किसी को सकते हैं। तो उन योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री प्रमोद सिंह सर, डिप्टी
की तस्वीर तैयारी आपका संचालन कर रहा है, इसलिए आप बहुत अच्छी की संख्या यहाँ पे उपस्थित है। सभी सामान्य इंसान को प्रणाम करते हुए आज के हमारे मुख्य विकास अधिकारी और जनपद के सामान्य अधिकारीगण आप सबको यहाँ पे धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज प्रतीक द्वारा मुझे देखा कि उसमें हार्डली 8-10 के साथ आते हैं और जो चर्चा के जो विषय है उनमें थोड़ा सा नवाचार, इनोवेशन, योजना और ज्ञान ये कभी संभव हो पाता है जब एक तरीके का आयोजन हो, मंच हो, अधिकारी हो, वैज्ञानिक हो, एक माहौल बने। मुझे यहाँ पे दो-तीन प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे लगे, वैज्ञानिकों की वार्ताएं बहुत अच्छी लगी, ये तो नाम बहुत अच्छा लगता है और हमारे स्टूडियोज को उपस्थित होकर अपने उपलब्ध कम समय में से समय निकालकर इस कार्यक्रम को शुभारंभ की, बहुत अच्छा लगा। मुझे जिम्मेदारी दी कि कृषि विभाग की योजनाओं के विषय बताऊं। जैसा कि अधिकतर किसान परिचित हो चुके हैं, आज अनुदान देने वाली कितनी योजना है, अनुदान देने वाली योजनाओं के बारे में बताता हूं। ICT योजना है, आत्मा योजना है, मिलेट्स योजना, इनमें डेमोन्स्ट्रेशन से पूरी निःशुल्क दिया जाता है और सामान्य वितरण में अनुदान की निर्देश राशि है, सामान्य 50% अनुदान का फीस दिया जाता है। तो पहले ये व्यवस्था थी कि हम पूरा पैसा लेते थे और उसके बाद जो सब्सिडी वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर करें। तो हमारी बात समय इसका वेरिफिकेशन, इसके डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर फॉलो होगी। अब जो तकनीक नई आती, नई टेक्नोलॉजी आ गई, किसान का वेरिफिकेशन करना ही, यह सत्यापन करना ही एक कार्य था कि भाई ये जो व्यक्ति सुविधा ले रहा है किसान होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम सारी योजनाओं को दिया जाता है, उन सबको इंटीग्रेट कर दिया गया है और एक गोदाम में एक मशीन रखी गई है, POS मशीन। उसमें आप अपना आधार नंबर बताइए, रजिस्ट्रेशन नंबर बताइए, अंगूठा लगाइए और अपना बीज प्राप्त कीजिए और जो कृषक केवल वो जमा किया जाता है और कोई जरूरत नहीं होती और आपको बहुत आसान के लिए मिल जाता है। यही परिणाम इस बात की को लेकर के किसानों में ज्यादा देखा जा रहा है, ज्यादा देखा जा रहा है और ज्यादा तेजी से बीज बढ़ रहा है, ज्यादा भीड़ है। निश्चित रहे बीज खत्म नहीं होगा, खत्म होगा तो दोबारा मिल जाएगा। प्रत्येक किसान को बीज मिलेगा, रबी में बीज की कोई ऐसी कमी है। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि यंत्रीकरण को लेकर के रोटावेटर से लेकर के फार्म मशीनरी बैंक, थ्रेशर, टिलर, स्प्रे मशीन, इन सब को जोड़ करके ई लॉटरी में डाल दिया। आप ऑनलाइन टोकन जो जिस यंत्र का है वो जमा कीजिए, ई लॉटरी बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी शोर सिफारिश के, बिना किसी पर्चे। अगर कंप्यूटर की लॉटरी का आपका चयन होता है तो यंत्रीकरण से अनुदान के लिए आप पात्र माने जाएंगे, उसके लिए आपको जैविक रूप से यंत्र खरीदना होगा, उसका बिल होगी, उसका वेरिफिकेशन भी अधिकारी या हमारे कर्मचारी ऐप पर ऑनलाइन वेरीफाई करेंगे, तब आपको सब्सिडी आपके खाते में प्राप्त होगी। ये बहुत अच्छी योजना है। सभी योजनाएं जो हमारी चलती थी यंत्रीकरण की, सब इसी में इंस्टीट्यूट सब इसी के अंदर काम है। और अगली लॉटरी हो चुकी है, हमारे इस वर्ष के लक्ष्य समाप्त हो चुके हैं, तो आप अगले वर्ष होगा, उम्मीद है अगले वर्ष होगा। इस बार हम यंत्रीकरण का टारगेट कंप्लीट कर चुके हैं।
इसके अलावा आपने देखा होगा कि इस वर्ष कोशिश की गई है कि जो हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो हमारे भ्रमण कार्यक्रम, उनमें कुछ सुधार हो, उनमें कुछ लोगों की भागीदारी बढ़े, बहुत अच्छे परिणाम आए। अभी 4-5 दिन हमने 15, 16, 17, 18 तो लखनऊ में CIA का एक कार्यक्रम हुआ, इंटरनेशनल लेवल का कार्यक्रम, और जनपद कन्नौज से 15%, जिसमें 5% साहब की वो भी। इसके अलावा 15 गया, झांसी गया, शिवगांव गया, जबलपुर गया और अन्य जगह भी। हाँ, अभी जितने बचे हैं CSA भी गया और लगातार का प्रशिक्षण बाहर लेकर आ रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेशन को लेकर भी इस बार सुधार करेंगे। डेमोन्स्ट्रेशन संस्थाओं के कर्मचारियों के रजिस्टर इस प्रकार से बना रहे हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन किसानों से वार्तालाप और लगातार चला रहे हैं। मेरा वैज्ञानिक अनुरोध है कि जैसा कि निर्देश प्राप्त हुआ कि 2 गाँव लेने वाला, तो 2 गाँव को देने वाला अगर उनका जहाँ फाइनल हो गया तो अवगत करा तो उनसे इस बारे में बात करेंगे, ताकि वहाँ के जो किसान हैं तो आपने छाटे हुए डेमोन्स्ट्रेशन की जो आदि योजनाओं में भी हेवी खेती के जो भी अभी कार्यक्रम नमामि गंगे के नए आने वाले हैं, मैं आप लोगों से दोबारा चर्चा करूँगा और आप सबको अनुरोध करूँगा कि जो गंगा के करीब के गाँव हैं दोबारा से जब आपको संपर्क किया जाए, पेपर में निकाला जाए, क्षेत्रीय कर्मचारियों से आपको बताया जाए कि सबको वैसे आपको बता दूं 25 तारीख से 12 राष्ट्रीय अभियान हम चला रहे हैं। 25 तारीख यानी इस नवंबर की 25 तारीख से और 31 जनवरी तक दिसंबर 12 राष्ट्रीय कार्यक्रम चलेगा। इसमें आप पिछले साल देखा होगा एग्री स्टैट चला। एग्री स्टैट में हमने आपके जितने भी डाटा थे वो किसान पंजीकरण से जोड़ दिया। अब आपको किसान पंजीकरण, KCC, डाटा संख्या और कृषि विभाग की सभी योजनाएं, उद्यान की सभी योजनाएं, किसान क्रेडिट कार्ड, मत्स्य की सभी योजनाएं, पशुपालन की सभी योजनाएं 12 रजिस्ट्री में दाखिल है। ये वॉलंटरी कार्यक्रम है, स्वैच्छिक कार्यक्रम है। आपको जल सेवा केंद्र पे जाकर के इस काम को करना पड़ेगा। इसके लिए प्रशिक्षण हमने कर्मचारियों को दिया है, दोबारा प्रशिक्षण देंगे। जल सेवा केंद्रों पर हम और प्रचार प्रसार करेंगे। अखबारों में आज भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक आर्टिकल अखबारों में आया है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अखबार में जो कृषि से संबंधित और किसानों से संबंधित जो भी खबर आती है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। मास मीडिया का युग है। आज के कार्यक्रम में भी हमने इस चीज को महत्व को समझा कि हम किसानों से बात करते हैं, किसानों की हमारी जो बात चलती रहती है, किसान हमारी चीजों में शामिल रहते हैं, उपस्थिति रहती है, सब रहता है। लेकिन सोशल मीडिया पे, टेलीविजन चैनल पे, मास मीडिया पे इन चीजों को ज्यादा दिखाया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए, ताकि जो किसान कम इच्छा है, जो किसान अपने आप को महसूस नहीं करते, बहुत सारे लोग आप देखेंगे बस किए रह जाएंगे, विभाग द्वारा बस की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी, तब भी बस में जाकर के किसी वार्ता में, किसी आयोजन में, कृषि विभाग के कार्यक्रम या आगे किसी प्रोग्रेसिव चीज में शामिल नहीं होना चाहते। और मैं देखता हूँ कि बुजुर्ग लोग तो ज्यादा लोग, नौजवान पीढ़ी अपने आप को थोड़ा दूर रख रही है। वो लोगों को प्रेरणा देने की जरूरत है। जब जाएंगे, बैठेंगे, बात सुनेंगे, एक दिन देंगे, तभी तो आपकी कृषि में, खेती में जागरूकता भी आएगी। और देखिए, ये एक तरफा बात नहीं। अगर हम कोई भी काम करते हैं, सपोज मैं कृषि विभाग का काम करता हूँ, आप खेती का काम करते हैं, हमारे जो भी हम काम करते हैं उसमें क्या हमने अच्छा किया और क्या हमने बुरा किया, हम सब जानते हैं। आपको पट्टी बांधने की जरूरत नहीं। लेकिन जब हम चर्चा करते हैं, घर है, परिवार, समाज है, इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, तो एक प्लेटफॉर्म होता है। हम उस बात को कह पाते हैं कि हमसे चूक हो गई, हमसे चूक हो गई, और हमें अगर ये चूक की, या कोई हमारा साथी या कोई कृषि विज्ञानी किसी से बात करते हैं, जब डिस्कशन में ये बात आती है कि वो बताता है कि हाँ ये चूक हो गई। अगर हमसे चूक हो गई और हमने उसी चीज को सुधार दिया
उसी चीज को सुधार दिया तो कहीं ना कहीं वो हमारे फायदे की बात है, वो कहीं ना कहीं हमारे फायदे की बात है। और हमारे जो जैसे कहना है स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास, कृषि के कौशल, आप लोग इसको हल कर सकते हैं। सबके पास खेती नहीं और कौशल विकास की बात काम होती है। आप कितनी भी कौशल विकास हो, जैसे इंडस्ट्री हो, उद्योग हो, क्या इंडस्ट्री के लोगों को इंडस्ट्री चलाना नहीं आती? इंजीनियर्स है या बिजनेस है या मैनेजर्स है, और लोगों को इंडस्ट्री चलाना आती नहीं, सालों साल उसी काम को करते आती। लेकिन उसके बावजूद स्किल डेवलपमेंट होगा, उनके ट्रेनिंग, उनके टूर होते, क्यों? क्योंकि जो चीजों से वो अपने अंदर सुधार करते, उन्हें मालूम चलता है जो भी आगे काम करेगा, अगर प्रोग्रेसिव आदमी कोई भी काम कर रहा है, ऐसा संभव नहीं है उससे चूक ना हो, ऐसा संभव नहीं है उससे गलती ना हो, लेकिन उसको हमें समय समय पे सुधार करके अपने इम्प्रूवमेंट को करना पड़ता है। तो इस तरह के जो आयोजन है, इस तरह के जो प्रशिक्षण है, इस तरह की जो वार्ता है, इस तरह की जो गोष्ठियां हैं, उनका मुख्य उद्देश्य हम सभी किसानों का, वैज्ञानिकों का, अधिकारियों का, हम भी आपसे सीखते हैं। आपकी जरूरतों को आपसे बात करने के जो अंदाज से और आपके माहौल से क्या चीज चल रही है। सब जैसे अभी कोहरा चल रहा है, कोहरा चल रहा, बहुत सारे चिंता कर रहे हैं। जब भी कोहरा आता है आलू को लेकर के लोगों की चिंता बढ़ जाती है। आप ये चिंता हम अकेले करें या इस चिंता को वैज्ञानिकों के साथ साझा करें तो कुछ ना कुछ बात निकले। ईश्वर ऐसे तो है, उसने हम ही लोगों को एक दूसरे की सहायता करके बनाया। अब हम का के भले ही उन्होंने 3-4 अच्छी तरह दिखाई, मैंने बड़े अच्छे से फोटो लिया। चीजें जब डिस्कशन में आती है, मैं ये तो नहीं कहता कि एक प्रोडक्ट से एक समस्या का समाधान होता है। कुछ वो बताएंगे, कुछ समझाएंगे, कुछ उनके अंदर अच्छा है, कुछ हमारे अंदर अच्छा है, कलेक्टिव होता है, एक समझ बनती है। और योजनाओं के साथ मैं हमेशा कहता हूँ, योजनाओं के साथ सतर्कता बनाए रखें। सभी डिपार्टमेंट ऑनलाइन हो गए हैं, आप अपने आप को बिल्कुल ऑनलाइन रखें और रजिस्टर्ड करा, आधार रजिस्ट्री में ही सभी लोग 25 तारीख से रजिस्टर करा देंगे। और विशेष मेरा निवेदन रहेगा कि फसल बीमा के बारे में भूल जाता कि अभी तक फसल बीमा है तो उसकी तारीख भी 31 दिसंबर है। तो फसल बीमा में सभी जानते हैं कि अनिवार्य नहीं रहा, अनिवार्य नहीं रहा, लेकिन केसीसी में अगर आप ऑप्ट आउट कर दो, ऑप्ट आउट कर दोगे तभी आप इस योजना से बाहर हो। मैं निवेदन करूंगा ऑप्ट आउट ना करो और योजना से जोड़े, क्योंकि प्रकृति बदल रही है। इस समय कब कोहरा हो जाए, कब बारिश हो जाए, कब गर्मी पड़ने लगे, इसका अंदाजा नहीं हो पा रहा है। अभी 3 दिन पहले एसी, कूलर, पंखे सब चल रहे थे, गर्मी थी, और 3 दिन में टेम्परेचर डाउन हो गया। 3 ही दिन में टेम्परेचर डाउन हो गया। आप ऐसे ही देखिएगा जब सर्दी जाती है, पहले धीरे धीरे होगा, आपका आदत के बाद कब जाते थे टेम्परेचर 2-1 डिग्री मिलता था, आप एकदम बढ़ जाता 10-12 डिग्री। इसका मानव स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, लोगों में बुखार आते हैं, और इसका पौधों के ऊपर भी असर पड़ता है, लेग ब्लाइट, आर्टिक ब्लाइट और भी जो भी बीमारियां कीड़े को पैदा होती हैं। क्लाइमेट के बचने के लिए फसल बीमा योजना अच्छी योजना है और इसकी तारीख 31 तारीख है। कभी बैंक में शाखा में जाकर के बात कर लें कि मेरा अगर आपने प्रीमियम काटा है तो समय से अपलोड करो ताकि मैं इस योजना से जुड़ा रहूं। इस बार में बताऊं आपसे 20,000 लोग इस वर्ष 20,000 लोगों के कर्मचारी 20,400 करीब 6 करोड़ रुपए का इंसेंटिव, 6 करोड़ रुपए का इंसेंटिव फसल बीमा द्वारा किसानों को कन्वर्ट देने का प्रावधान। तो ये बहुत अच्छी बात है। 20,000 किसान कम नहीं होते, आपको इस योजना से जुड़े रहना चाहिए। और इसके अलावा मैं ये कहना चाह रहा था कि बारह रजिस्ट्री वाले जो बात है उसका विशेष ध्यान रखें। जनसेवा केंद्रों पर जाकर के अपनी रजिस्ट्री जरूर कराएं, अपने प्राथमिक सहायता से और अपने मीडियम से संपर्क बना कर रखें। यही रिक्वेस्ट उनसे भी है कि अपने गांव में इस चीज की मुनादी कराते मीडियम और प्राथमिक सहायता की बात रजिस्ट्री 25 तारीख से शुरू होना है। पराली जलाने को मैं बताता हूँ, एक लाख बात को नहीं शुरू कि पराली जलाने में जो दंड का प्रावधान होगा, पराली जलाने
है दंड का प्रावधान होता हो गया है। जो 2.5 लाख रुपए का न्यूनतम दंड लगा करता था अब वो बढ़ के 5,000 रुपए और आगे तक 30,000 रुपए और उसमें दंड का कालावास का प्रावधान सख्त हो गया। दक्षिण यूपी में और दिल्ली के आसपास से हरियाणा पंजाब में ग्रेड 4 पोल्यूशन कंट्रोल की शासना दी है। उसमें लेवल ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और लास्ट ग्रेड 4। एयर क्वालिटी इंडेक्स जब 500 हो जाता है या 500 के आसपास होता है तो ग्रेड 4 लागू, तो वहां पूरे एनसीआर में ग्रेड 4 लागू। ग्रेड 4 जब लागू हो जाता है तो ऑफिस बंद हो जाते हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं, गाड़ियों को चलाने नहीं दिया जाता, सारे निर्माण कार्य रोक दिए जाते हैं, फैक्ट्रियां बंद कर दी जाती हैं। ये आज की सीन है। रात को 12 बजे हमें वीडियो कॉन्फ्रेंस कराई जाती है। कन्नौज में अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के आसपास चल रहा है। पराली का एयर क्वालिटी इंडेक्स से सीधा संबंध है। मेरा निवेदन है पराली ना जलाएं। दंडात्मक तो है ही कार्रवाई तो अलग की बात है। सबसे बड़ी बात है कि प्रदूषण अगर हम बढ़ाते रहेंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए और सबसे पहले तो हमारी फसलों बिल्कुल अच्छा नहीं है। हम कोई उत्पादन नहीं ले सकते प्रदूषण वाले सब में निवेदन के साथ शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद करता हूँ सब। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, अगर मैं किसान के तौर पर हूँ, मुझे आप एक किसान माने और मैं रोटावेटर पे सब्सिडी लेना चाहता हूँ तो मेरा चयन कैसे होगा? सही जवाब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मुबारक हो सर आपको। और अब कार्यक्रम में अपनी बड़ा सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन तो अभी मैं इसके नाम ले रही हूँ। इस प्रगतिशील किसान आप ही के बीच से है, नाम ध्यान से सुनिएगा। सर्टिफिकेट देने के बाद नाम जरूर चेक करिएगा कि आपके पास आप ही के नाम का सर्टिफिकेट जा रहा है। अभिलाष सिंह सर ने सॉरी से शिवशंकर शुक्ला जी आगे हो से देवेंद्र सिंह जी राम लखन पाठक जी ने शिवराम से, रामालाल राजपूत जी ने जयंत से, मुन्नालाल राजपूत जी ने कमरामा से, वीरेंद्र सिंह कल्याण जी ने सुसी से, राज बहादुर सिंह जी ने कटिया से, जयप्रताप सिंह जी ने कटिया से, अखिलेश जी ने करोड़ा शाहनगर से, विश्वनाथ जी ने कटिया से, श्याम सुंदर जी ने हरिद्वार से, मेहतरनाथ से, सुभाष चंद्र तिखवा से, मुकेश कटियार जी, अशोक कुमार जी तुलापुरा से, यशवंत सिंह जी ने कलवापुरा से, मोतीलाल जी ने मिर्जापुर से, मोतीलाल जी, प्रहलाद जी ने अगौर से, प्रहलाद जी, बिहारी दास जी ने हिम्मतपुर से। सभी किसानों को सर्टिफिकेट मिला है। मैं सभी से गुजारिश करूंगी कि बस स्टेज के आगे आप निकल रहे हैं ग्रुप फोटोग्राफ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, सभी एक्सपर्ट्स का, हमारे विशेषज्ञों का, हमारा का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये किसान सवाल की आलू फसल प्रबंधन और आधुनिक कृषि तकनीकों पर तमाम बातें आपको हमारे विशेषज्ञों ने बताई। डीएचओ सर ने, डीओ सर ने आपको तमाम स्कीम की जानकारी दी। विभाग उद्यानिकी के द्वारा चलाई गई तमाम स्कीम जितनी हैं उनके बारे में आपको बताया। खाद उर्वरक मृदा जांच के बारे में आपको महत्वपूर्ण बातें बताई। राजेश सर ने आपको विशेष बातें बताई। आलू की खेती करने वाले किसानों को ऐसी महत्वपूर्ण बातों से अवगत कराया जिन्हें आप कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की किसान चौपाल
देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।